अध्याय 51। साइमन और अलविदा। मिकोटा ने छल किया और मैं उससे बमुश्किल पकड़ पाया, लेकिन तभी मैक्सिम की चीख निकल गई। लेकिन जब वह आदमी बाहर निकला तो उसकी चीख बंद हो गई। रॉक ट्रोल का शरीर अभी भी खुला हुआ था और उससे किसी तरह का तरल पदार्थ टपक रहा था जो खून नहीं था। वह आदमी ट्रोल की ओर मुड़ा और फिर अपने हाथ हवा में ऊपर उठा दिए। आह, मैं कितना मूर्ख हूं। फिर उस आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाई और सब कुछ थम गया। और मेरा मतलब है, अपनी जगह पर जमी हुई। मिकोटा अकड़ गई और मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर जमी रही। जब मैं दूर हटी तब भी मानो पॉज बटन दबा दिया हो। मैं पीछे मुड़ी तो सारी लड़कियां वैसी ही थीं। बेहतर, बाद में तुम उन्हें जैसे चाहो समझा सकते हो। तुम इस तरह की चीजों में हमेशा अच्छे होते हो, बदमाश। क्या मैं आपको जानता हूं? ओह, ये सही है, उस छोटे से टायरन ने तुम्हारा स्को बिगाड़ दिया और तुम्हें खाली हाथ छोड़ दिया, है ना? टायरॉन, प्यार के लिए बस यहाँ आओ और मेरा हाथ छू लो। मैं उसकी बात सुनने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन वह मुझसे इतना परिचित था कि मैंने उसकी बात अनसुनी नहीं की। मैं उसके पास गया और उसे देखकर मुझे एक अजीब सी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। जब मैं उसके काफी करीब पहुंचा तो सफेद लैब कोट वाले आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ बढ़ाया। जैसे ही हमारे हाथ जुड़े, दुनिया काली हो गई। प्रहार प्रहार। अरे, मैं साइमन हूं। वही आदमी मेरे सामने था, लेकिन हम कहीं और थे। यह एक छोटा सा ऑफिस जैसा कमरा था जो कीबोर्ड और मॉनिटर से भरा था। हर मॉनिटर के ऊपर गुंबदनुमा हेडसेट लटके हुए थे। हर स्क्रीन पर अलग अलग जगहें दिखाई दे रही थीं, जहां लोग घूम रहे थे या अंतरिक्ष में राक्षस लड़ रहे थे। मैंने साइमन की तरफ देखा और आगे बढ़ाए गए हाथ से हाथ मिलाया। मैं रिबॉन के मिनी गेम्स का प्रभारी हूँ। वे क्या हैं? आह, खैर, खेलते समय आप कुछ खास चीजें करके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इनमें से कुछ रहस्य मिनी गेम के रूप में आते हैं। आप इन्हें एक ही घटना में सिमटे हुए जीवन काल की तरह समझ सकते हैं। हालांकि आप अपने साथ जुड़े अन्य खिलाड़ियों के साथ यादें ताज़ा करते रहते हैं। तो क्या अनजान लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं? अधिकांशतः, हालांकि आप ऐसे उदाहरणों में भी आ सकते हैं जहां खिलाड़ी मिनी गेम में फंस गए हों। आप कैसे फंस जाते हैं? मरने के बाद खिलाड़ी को तब तक खेलना पड़ता है जब तक वह जीत नहीं जाता। जब ऐसा होता है तो आपके द्वारा जिए जाने वाले जीवन में बॉस राक्षसों को बनाने के लिए स्पार्क्स का उपयोग किया जाता है। यह थोड़ा क्रूर है, क्या आपको नहीं लगता? तो मैं भी उन दोहरावों में से एक हो सकता हूँ। क्या आप हर समय हारने की योजना बनाते हैं? नहीं, तो फिर चिंता की क्या बात है? प्रहार प्रहार। अरे देखो तुम कैसे जा रहे हो। पहला मिनी गेम पूरा हो गया। साइमन उंगलियां चटकाते हुए दरवाजे से बाहर निकला और मेरी टीम वहीं जम गई। अरे साइमन, ये जगह क्या है? वाह, शांत हो जाओ, डेव। तुम्हें पता है कि मैंने पुनर्जन्म की योजना नहीं बनाई है या इस युद्ध क्षेत्र के लिए नियम नहीं बनाए हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैं किस मुसीबत से गुजरा हूं? सेरीना, बाकी सब, यहाँ क्या हो रहा है? ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया था। मैं देव को जानता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ गुप्त रूप से हूँ। यही एक समय है जब वे तुम्हारे फीड पर नजर नहीं रख सकते। जब मैं हेडसेट के जरिए गेम में प्रवेश करता हूँ तो मैं मुख्य सर्वर से कनेक्शन तोड़ देता हूँ। यही वजह है कि मैं उन्हें रोक सकता हूँ, तुम्हें नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? ये जगह लोगों की आत्मा को तार तार कर रही है। तुम इसके बारे में क्या करोगे? मैं आपको समाधान देने और जब भी संभव हो मदद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी या किसी और की क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने हमें बताया कि सिस्टम को धोखा देने या हैक करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, सबसे पहले, क्या आपको याद है कि हमने आखिर में मेरे कार्यालय में क्या बात की थी? अगर मैं हारने की योजना बनाऊं तो? हाँ, यदि आप अभी भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप हर खेल में जीत हासिल करें और भगवान का स्थान न लें। वाह, लेकिन क्यों? हर बार जब आप जीतते हैं तो आपकी एक इच्छा पूरी होती है। उस इच्छा के साथ, मैं चाहता हूं कि आप नए देवताओं की रचना करें और उनके लिए जागीरदार खोजें। अब आपकी बात कम समझ में आ रही है। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? ये लोग, आपके दोस्त, इस बार की तरह फिर से बिखर जाएंगे। उन्हें खेल में खिलाड़ियों के रूप में बनाए रखने का एकमात्र तरीका, न कि बेतरतीब एनपीसी के रूप में देवता और जागीरदार बनाना है। एक बार देवता के आसन पर बैठने के बाद, खिलाड़ी उन्हें अपना निर्धारित आशीर्वाद दे सकता है और दुनिया में शामिल हो सकता है, या बस ऊपर से देख सकता है। जागीरदारों को देवत्व प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है, लेकिन 20 गेम जीतना लगभग असंभव है, जिससे खेलने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए यह मुश्किल हो जाता है।
अब मैं समझ गया। तो खोए हुए लोगों को ढूंढो, मेरी इच्छा का इस्तेमाल करके उन्हें देवता बना दो, और अगर उस दौर में कोई खोया हुआ व्यक्ति न मिले तो उन्हें देवता का दर्जा देने के लिए एक जागीरदार दे दो। ठीक है, एक बात, मुझे कब रुकना है? रुकना। प्रहार प्रहार। इस बार अपने साथ लाए शहद के बैच को देखो। हाँ हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि यह आसान है तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें हर समय देखता रहता हूँ भाई, हर समय नहीं, हे। साइमन ने आखिरी हिस्से में मेरी तरफ आंख मारी। तो इस बार तुम मेरे लिए क्या नई चीज लाए हो? हमेशा सीधे काम पर, मुझे अन्य लड़कियों के पास वापस जाना है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि वो इंतजार कर रहे हैं भाई। मिनी गेम शुरू होते ही हम उन्हें पॉज कर देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि दूसरे खिलाड़ियों के साथ कब ऐसा हो गया, क्योंकि पॉज तो तुम ही हो। तो शांत रहो मेरे दोस्त। साइमन का शांत स्वभाव इन मिनी गेम्स के बाद देखने में बहुत दोस्ताना था और उसके पास हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा होता था। इसलिए हाँ हाँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम इन चीजों को चीजों की तरह क्यों समझते हो। ये छोटी छोटी खुशियां हैं और इसीलिए इन्हें धोखाधड़ी नहीं माना जाता, क्योंकि मैं ही हूं जो इन्हें देने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीजें देता हूं। ठीक है, तो फिर आज आप मेरे लिए कौन सा छोटा सा आशीर्वाद लेकर आए हैं? ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इसे देखो। साइमन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ छुआ। तुरंत ही मेरे HUD में एक बैंगनी स्क्रीन आ गई। अब तक मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। पुनर्जन्म लॉक माइना आशीर्वाद समझ का आभामंडल। लोग आपकी योजनाओं और आदर्शों को अधिक समझने लगते हैं। आपको ये कहाँ मिला? आप जानते हैं, मेरे पास कुछ अतिरिक्त समय था, इसलिए मैंने खोजबीन की। खैर, इससे अब लड़कियों के बीच होने वाले झगड़ों में मदद मिलेगी। अगली बार मिलते हैं भाई। प्रहार प्रहार। मैं अपनी पीठ के नीचे ठंडे पत्थर को महसूस कर सकता था और सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। मेरी आंखें खुली तो देखा कि साइमन मेरे ऊपर खड़ा था और मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। सांस लेने के बाद मैंने उसे थामा और वापस खड़ा हो गया। इसलिए मैंने उसे गले लगा लिया और साइमन को अच्छी तरह से गले लगा लिया और उसने भी मुझे गले लगा लिया। शुक्रिया, टायरॉन ने मुझे सचमुच पकड़ लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे इस हद तक हरा देगा। मुझे अभी भी बहुत कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा मतलब है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। यार, काफी समय हो गया है और तुम्हारा आखिरी मैच बहुत लंबा चला था। मैं ज्यादातर मैच नहीं देख पाया यार, लेकिन मैं मक्खन लेकर आया हूँ। मक्खन? हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हारी रोटी के लिए। रोटी का एक ताज़ा टुकड़ा खाने का सबसे अच्छा हिस्सा वह मलाईदार सोना है। खैर, इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग लाया हूँ। खैर, यह मुख्य खेल में तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ कम दे रहा है। ओह हाँ, मैंने पहले ही ऐसा कर दिया था जब हमने पहले टच किया था, और जब तक आप दूसरे गेम में वापस नहीं जाते तब तक आप इसे नहीं देख पाएंगे। मैंने सैनिटी स्टेट को हटा दिया है और मैंने आपके लिए डेमन हंटर और डेमन ब्रिंगर के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने के लिए राउंड के लिए मिनी गेम्स को लॉक कर दिया है। धन्यवाद, ये सचमुच बहुत बुरा था और मैंने सेरेना को चोट पहुंचाई। वह उससे भी ज्यादा मजबूत है और डेव, तुम ये जानते हो। किसी भी बात पर नाराज मत हो। तुम एक लेडी बीस्ट हो और तुम इन सभी मुसीबत में फंसी लड़कियों को बचा रही हो। खैर, मुझे जाना होगा इससे पहले कि वे मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करते हुए पकड़ ले। हे, एक बार फिर धन्यवाद साइमन। मैं ही उन्हें नहीं बचा रहा हूँ। हे, एक और बात, ये लड़कियां तुम्हारे अगले ग्रुप का हिस्सा होंगी, इसलिए उन पर अपनी इच्छाएं बर्बाद मत करना। टिली और इना के बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त है। फिर इससे पहले कि मैं इना के बारे में पूछ पाता, वह चला गया। मुझे टिली पर थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन इना के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर भी जब मैंने मिकोटा को चीखते और फिर मेरे नाम को कोसते सुना तो मेरे विचार भटक गए। आभार, धिक्कार है डेव। अरे, मैं उसकी झुकी हुई स्थिति के बारे में भूल गया। थोड़ी सी व्याख्या करने के बाद ये कहकर कि वह सिर्फ कालकोठरी का प्रोफेसर है, हम सब धातु के दरवाजे के पीछे वाले कमरे में चले गए। अंदर पहुंचकर वहां 5 चबूतरे थे जिन पर हर हाथ के निशान थे। मैं उन सब के सामने एक चबूतरा बनाकर खड़ा था। क्या ये वही जगह है जिसके बारे में तुम लोगों ने मुझे बताया था? साशा ने पूछा। हाँ, यह अलग दिखता है, लेकिन यह वही जगह होगी, है ना डेव? जिल ने मेरी ओर देखते हुए मुझसे पूछा। मैं 1 मिनट के लिए चुप रहा। मुझे इस पल तक समझ नहीं आया था कि क्या होने वाला है। क्या हुआ डेव? तुम्हारी आंखों में पानी क्यों आ रहा है?
मैक्सिन ने चिंता से पूछा। मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बस हर एक को अपने अंदर समा लेना चाहता था। हर एक का नज़ारा, उसकी खुशबू, हर एक का एहसास और वो एहसास जो वो मुझे दे रहे थे। देव, सारी लड़कियां मेरे आसपास जमा हो गईं और मैंने उनके आंसू पोंछे। उनके लिए बस पलक झपकते ही हम सब फिर से साथ हो जाते, जबकि मैं दूसरों के साथ अपनी पिछली जिंदगी खत्म करने निकल पड़ता। ये सब बहुत ज्यादा था। मैं ये सब कैसे करता रहा? देव, ये ठीक है। मुझे पता है, लड़कियों, मैं बस मूर्ख हूं। मैं बहुत खुश हूं कि हम इतनी दूर तक पहुंच गए और एक साथ इतना समय बिताया। देव, अब तुम मुझे डरा रहे हो। क्या हो रहा है? इस बार वह जिल थी। कुछ नहीं, मैं बस अगले जन्म में जाने से पहले आप सभी को गले लगाना और चूमना चाहता हूं। हो सकता है हमें ये जन्म याद न रहे, इसलिए जाने से पहले एक पल रुके। हम सब गले मिले और मैंने हर लड़की को चूमा। काइरीना ने भी कपड़े बदल लिए क्योंकि काइरीना कपड़े नहीं चाहती थी। उन्हें दोबारा देखने के लिए मुझे जो इंतजार करना पड़ता वह तो अब पुराना हो चुका था, लेकिन मैंने इस पल को अपनी यादों में संजो लिया। मुझे अभी भी बाकी लड़कियों के साथ जिंदगी में और भी कई यादें बनानी थी, इसलिए मुझे बस सब्र रखना था। हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और मैं प्लेटफॉर्म पर सबसे ऊपर खड़ी हो गई। जैसे ही लड़कियों ने अपने हाथ नीचे किए, वे अपनी तात्विक शक्ति से जगमगा उठी और फिर एक एक करके गायब हो गईं। ये 5 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया और सारा जादू मुझ पर छा गया। दुनिया गायब होने लगी और फिर मेरे HUD में एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया। मिनी गेम पूरा करने पर बधाई। मौलिक रूपांतरण आपको और आपकी पार्टी को प्रदान किया गया। पिछली व्यवस्था और दुनिया को पुनः सक्रिय करना। जैसे ही दुनिया दूर हुई, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हम एक और खंड के अंत तक पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पाठकों को ये छोटा खंड और मेरे द्वारा प्रस्तुत नया पात्र पसंद आया होगा। ये पात्र भविष्य में प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगे, इसलिए मेरे दैनिक अध्याय पोस्ट्स के लिए बने रहें और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अध्याय 52, एक क्षण में अनंत काल विश्व और सिस्टम पुनः डाउनलोड। पूर्णयादृच्छिक विश्व चुनौती को पुनः सक्रिय करना। 321। देव। लवेंडर की आवाज जो मेरा नाम पुकार रही थी, सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैं उसकी आंखों से जुड़ गया। मैंने इंतजार नहीं किया। मैं उठ बैठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और चूम लिया। बहुत सी खोई हुई यादें मेरे ज़हन में ताज़ा हो गईं। जब हम एक दूसरे को चूम रहे थे तो मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे और मैं उसे अपने सीने से लगाए रहा, इस पल को खत्म नहीं होने देना चाहता था। वो सफ़र जो हमने साथ साथ तय किए थे और वो जिंदगी जो हमने इतनी मेहनत से इस अस्त-व्यस्त जगह में अपनी जगह पक्की की थी। इना के गला साफ करने की आवाज़ के साथ हमारा आलिंगन टूट गया। तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा, लेकिन तुम कुछ ही सेकंड में वापस आ गए। कैसे? इना ने मेरी जांच करते हुए पूछा। मैंने लवेंडर से खुद को अलग किया और उसके माथे को चूमा। खड़े होकर मैंने उन्हें जल्दी से समझाया क्योंकि विक्टोरिया अभी भी घायल थी और उपहार भी थे। बात खत्म होने के बाद सभी लड़कियां आंखें फाड़े देखती रहीं, लेकिन न तो बहस की और न ही कोई सवाल पूछा। तो मेरे पास तुम लोगों के लिए हर लड़की की तरफ से कुछ उपहार हैं। ये नई शक्तियां तुम्हारी कक्षा के साथ बढ़ेंगी और मेरे ज्ञान के अनुसार कौशल और मौजूदा जादू के साथ मिश्रित होंगी। आगे आओ और मेरा हाथ छुओ और मैं शक्ति छोड़ दूंगी। लड़कियों ने विक्टोरिया की मदद की और सबने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने शक्तियां छोड़ दी और मेरी धरती और मिकोटा का अंधेरा मेरे साथ रहा, लेकिन फिर हम पांचों प्रकाश से भर गए। इस बार मैं अलग थी, लेवलिंग की तरह, लेकिन ज्यादा। क्या हो रहा है? टिली चिल्लाए। मुझे सच में यकीन नहीं है। मैंने चिल्लाकर कहा। रोशनी तेज थी, लेकिन किसी वजह से मैं बिना किसी परेशानी के उनके चमकदार शरीरों को देख पा रहा था। उसकी चमक कपड़ों को जलाती हुई सी लग रही थी और मैं उनके चमकते हुए नंगे शरीर देख पा रहा था। अजीब बात यह थी कि अब मुझे पहले जैसी परेशानी नहीं हो रही थी। अचानक हम दोनों के मुंह से परमानंद की कराहें निकल गईं क्योंकि हर तत्व के लिए एक सुनहरा प्रतीक प्रकट हुआ। जैसे ही सुनहरे पत्थर की मुट्ठी मेरी त्वचा से थोड़ी ऊपर उठी, मैंने अपने बाएं कंधे पर धरती की हलचल महसूस की। फिर मैंने उसकी बाहों को फिर से महसूस किया। एक सुनहरा सांप मेरे शरीर से लिपटा हुआ था। ये जानकर सुकून मिला कि दोनों का एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ होगा। लवेंडर के निशान उसकी त्वचा पर लहरा रहे थे और मछलियां सुनहरी लहरों में उसकी बगल में तैर रही थीं। वह जिल थी, लवेंडर के मातृत्व व्यक्तित्व के लिए एकदम सही जोड़ी। साशा के पंजे टिली की पीठ में धंस गए और सुनहरे आंसू छोड़ गए, जबकि टिली खुशी से चिल्ला रही थी।
विक्टोरिया का शरीर अब क्षतिग्रस्त नहीं था और ज्वलंत सुनहरे शल्क उसकी गर्दन के किनारे रेंग रहे थे, उसके स्तनों के बीच से नीचे की ओर फैल रहे थे और ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। आखिरी थी इना, और मैं अभी भी इस बात को लेकर उलझन में थी कि साइमन ने उसके बारे में क्या कहा था कि वह टिली जैसी है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। खैर, मैक्सिन के पवन जादू से सुनहरी हवा की लहरें पैदा हुई जो उसकी छाती पर से गुजरती हुई उसके स्तनों के ऊपरी हिस्से को छू रही थी। इना भी उस समय अपने लोलिता रूप में नहीं थी, लेकिन किसी भी लड़की ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। रोशनी कम होने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी से इना के पास गया और उसे ढकते हुए फुसफुसाया, तुम छोटी नहीं हो। हल्की सी पफ की आवाज के साथ इना फिर से छोटी और लोली बन गई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया और उसने भी मुझे गले लगा लिया। उस जगह से निकलकर घर जाने का फैसला करने से पहले हमने थोड़ी देर गले मिलकर मस्ती की। मेरा मतलब है, हम घर तो थे, लेकिन इस कमरे से बाहर। लड़कियां मुझसे कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहाने की जरूरत है। उन्होंने तब तक इसका विरोध किया जब तक मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्या वे सब मेरे साथ नहाना चाहेंगी। मैं तौलिया लेकर अपने कमरे से बाहर निकल आया और उन लड़कियों को अवाक और शर्मिंदा छोड़ गया, जो लाल मुंह वाली मछली जैसी दिख रही थीं। बाथरूम गर्म था और हमेशा की तरह बाथटब भरा हुआ और भाप से भरा हुआ था। मैंने अपना कोट और कपड़े उतार दिए और पानी में उतर गया। पहले तो गर्मी से जलन हुई, लेकिन जल्द ही मेरे शरीर ने इसके अनुकूल ढल लिया और मैं आराम से लेट गया। मेरे HUD के कोने में लगा आइकन कई चिन्हों को चमका रहा था, इसलिए मैंने उसे सक्रिय कर दिया। मेरी स्क्रीन पर सूचनाओं की बाढ़ आ गई और मैं एक के बाद एक उन पर नजर डालता रहा। अवतार से विवेकशीलता की स्थिति हटा दी गई। कौशल परिवर्तन डेमन हंटर अब सोल एवेंजर है। दानव लाने वाला अब आत्मा लाने वाला है। कौशल विवरण के लिए एवटा देखें। अब ये रोमांचक लग रहा है। मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि ये बदलाव क्या होंगे। अपनी नंगी बाहों पर जहां कभी काले निशान थे और सुनहरी मुट्ठी और सांप देखकर मुझे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं स्क्रीन पर आगे बढ़ता रहा। मेरा स्तर 15 तक पहुंच गया और फिर एक नया क्लास विकल्प दिखाई दिया। यह अलग था। पिछली बार तो इसने मुझे बस एक रैंडम दिया था। कक्षा प्रगति विकल्प स्तर 15 रैंडम पर आपको एक रास्ता चुनना होगा। आप निम्नलिखित वर्गों में से चुन सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण, युद्ध, युद्ध शक्ति, ऊपर और नीचे की शक्तियों को नियंत्रित करें, अपने दुश्मनों पर हर कोण से हमला करें, गुरुत्वाकर्षण पर नियंत्रण पाएं और युद्ध के मैदान पर अपना दबदबा बनाएं। भूकंपीय पृथ्वी रक्षक, पहाड़ी सुरक्षा बनाएं और अपने संकल्प से धरती को हिला दें। पृथ्वी की दीवारें और भूकंपीय प्रहार प्राप्त करें। स्टोन ब्लेड शैडो ड्यूलिस्ट, छाया में नृत्य करते हुए आसानी से पत्थर के हथियारों का प्रयोग करें और प्रहार करें। स्टोनब्लेड स्टाइल और शैडो स्लाइड प्राप्त करें। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। मतलब, मुझे लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। डेस्टिनी सेरिना लेवेंडर्स के आशीर्वाद से मुझे एक और लीजेंडरी क्लास की उम्मीद थी। शायद इसलिए कि अब वो गेम में है, और शायद यही ट्रिना के गायब होने का कारण भी हो सकता है। तो सवाल ये था कि अब मैं क्या चुनूं? उनमें से कोई भी वाकई एक दूसरे से बेहतर नहीं था। पहले लड़कियों के साथ तो बस यही होता था कि सोचो भी नहीं, बस लीजेंडरी क्लास चुन लो। अब मुझे हर एक को गौर से देखना होगा और तय करना होगा कि कौन सा सबसे अच्छा होगा। आखिर में मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं नहाकर आऊं और देखूं कि लड़कियों के पास क्या है। अगर मैं कुछ ऐसा ही चुनूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद मैं टब से बाहर निकली और खुद को सुखाया। जल्द ही मैं अपने विशाल कमरे में वापस आ गया, लेकिन मेरी तरह सब लोग नहाने चले गए थे। मैंने अपने कपड़े पहने, लेकिन कोट नहीं पहना और अपने कमरे से बाहर निकल गया, जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। हॉल खाली था, इसलिए मैं नीचे की ओर गया और रसोई में रुक गया। प्रिय टिली ने मीट, चीज और तरह तरह के क्रैकर्स से भरी ट्रे नीचे रख दी जो उसने अभी अभी उठाई थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आती गई, मैंने अपनी बाहें फैला दी और फिर मेरी बाहों में समा गई। मैंने उसे अपने पास खींचा और उसके गीले बाल और थोड़े भीगे कान मेरे चेहरे से सट गए। मिनी गेम के दौरान मैंने बहुत सोचा था और उसे फिर से अपनी बाहों में पाकर बहुत अच्छा लगा। जब वह चली गई तो टिली वापस आकर ट्रे ले गई और मेरे पास से गुजरते हुए मुझे एक चुंबन दिया और कहा कि मैं उसके पीछे पीछे बगीचे में आ जाऊं। बाहर छोटी सी मेज के चारों ओर सूखी सी दिखने वाली आग जलाने वाली विक्टोरिया और लवेंडर बैठी थीं, दोनों हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थीं। टिली ने प्लेट में खाना रख दिया और सबने खाना शुरू कर दिया। इना कहाँ है? मैंने बैठते हुए पूछा। ठीक है, अब मेरे पास हवा का जादू है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे बाल ब्रश करने हैं।
इना घर से बाहर निकली और आखिरी सीट पर बैठ गई, अपनी चोटियां ठीक कर रही थी। वह अपनी नस की पोशाक में वापस आ गई थी, लेकिन उसकी जांघ पर अभी भी टिली द्वारा बनाई गई 3 सुइयां लगी हुई थीं। खाना धीमा होने और प्लेट लगभग खाली होने के बाद हम सब थके हुए और भूखे थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सीटों पर बेहोश हो जाएं, मैंने बोल दिया, क्या आप लोगों ने अपनी नई कक्षाएं चुन ली हैं? हाँ, चारों ने एक स्वर में कहा। वाह, इस बार आप इंतजार नहीं करना चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी सभी कक्षाएं अभी अभी उन्नत हुई हैं। 20वें स्तर तक पहुंचने पर ही कोई नया रास्ता चुनना होता है, लवेंडर ने मुझे समझाया। अच्छा, तो फिर आप इसे कैसे समझाएंगे? मैंने उनसे अपनी छोटी उंगली बाहर निकालकर हाथ बढ़ाने को कहा और उन्हें विकल्प दिखाए। विक्टोरिया ने कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला और अन्य लोग भी उससे सहमत थे। ठीक है, आपने मेरी मदद मांगी है, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे क्या चुनना चाहिए? लड़कियां एक साथ इकट्ठा हो गईं और मुझे रसोई में जाकर उनका इंतजार करने को कहा, तो मैं उठकर चली गई। रसोई में मैं कुछ सूप और ब्रेड ले पाए। मुझे जिल और बाकी लोगों के साथ बिताई पिछली रात याद आ गई। खाना खाते हुए मैं सोचने लगा कि हमें क्या करना है। मिस ग्रेस थीं, जिनका मुकदमा 1 हफ्ते से भी कम समय में शुरू होने वाला था, और फिर फेट और ग्रिस्मार्क जैसे राक्षस आजाद होने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बाद हमें अभी भी यह सोचना था कि इस दौड़ को कैसे जीता जाए। जब मैं अभी भी विचारों में डूबा हुआ था और मेरी रोटी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, विक्टोरिया मुझे लेने आए और हम बाहर लड़कियों के पास वापस चले गए। हमारी इस छोटी सी सैर के दौरान वह चुप रही और लड़कियां मुस्कुरा रही थीं, लेकिन टिली और इना थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। मुझे लगता है कि तुम्हें आखिरी वाला लेना चाहिए। इना के पास अंधकार जादू है और टिली की अंगूठी उसे पृथ्वी जादू देती है। दोनों ही तुम्हारे बिल्कुल नए वर्ग के साथ मेल खाएंगे। तुम्हें बस दोनों को अपने पास रखना होगा, लवेंडर ने समझाया। ये तो सही है, लेकिन क्या आप भी इससे सहमत हैं? मैंने जमीन की ओर देखती हुई 2 लड़कियों से पूछा। मुझे कोई परवाह नहीं, जो भी काम करे। इना ने मेरी ओर पीट करके अपनी नाक हवा में उठा ली। प्रिय, क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद है? जैसे ही टिली ने ये प्रश्न पूछा, इना के हाथ हताशा में हवा में उठ गए और वह घर के अंदर वापस चली गई। मैंने टिली की ओर मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़कर उसे एक चुंबन दिया तथा नाक को छुआ, फिर भागती हुई इना के पीछे भागा। आयोना, रुको। अध्याय 53। क्या मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ? रुको, मैंने इना को पुकारा। जब मैं कोने पर पहुंचा तो वह पहले ही मुख्य द्वार की ओर मुड़ चुकी थी। मैं उसके पीछे दौड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। अपनी गति के बावजूद मैं हॉल के आधे रास्ते ही पहुंचा था कि दरवाजा खुलने और जोर से बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैं इन चीजों को कैसे नजरअंदाज कर देता हूं? अभी इसके लिए समय नहीं है। मुझे उसके साथ बने रहना होगा, वरना मैं उसे खो दूंगा। मैं मुख्य द्वार पर पहुंचा और दरवाजा बंद करके बाहर निकला तो देखा कि वह भाग रही है। मैं गेट से बाहर भागा और 5वीं मंजिल तक उसका पीछा किया। हम पीछे की गलियों से गुजरे और मैंने उसे पुकारना और बस उसे अपनी नजरों में रखना छोड़ दिया। मैं धातु के योद्धाओं के एक समूह के पास से भागा, जिन पर अजीबोगरीब प्रतीक थे, जिन्हें मैंने अपनी आंख के कोने से देखा। मुझे नहीं पता कि मेरा ध्यान क्यों गया, लेकिन हरे और पीले रंग में W के ऊपर U वाला बैज मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं उनके बारे में ज्यादा सोचे बिना ही आगे निकल गया। इसके बजाय मेरा ध्यान फिर से इना पर केंद्रित हो गया। वह अभी भी दौड़ रही थी और मेरी भी सहनशक्ति कम होने लगी थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, उसे खोना नहीं चाहता था। 20 मिनट बाद इना की गति धीमी पड़ने लगी, इसलिए मैंने नजरों से दूर रहने का फैसला किया ताकि वह फिर से भाग न जाए। लगभग 5 मिनट बाद वह एक छोटे से झोपड़े जैसे घर के सामने रुकी और अंदर चली गई। घर में जाने से पहले मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और वो खुला था, तो मैं अंदर चला गया। मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां एक छोटा रसोई घर, एक मेज और एक कुर्सी थी और कुछ नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया, मुझे अपने सामने वाले कमरे से दबी हुई सिसकियां सुनाई देने लगी। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इना को किस बात ने उकसाया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि इना उस रात के बाद मेरे पास ही रहना चाहेगी जो हमने साथ बिताई थी, बस यही बात थी। शायद वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और सेक्स बस मेरे किए पर तरस खा रहा था।
इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं दरवाजे का हैंडल हाथ में लिए वहीं जमी खड़ी रही, लेकिन तभी मुझे सिसकियां रुकती सुनाई दी। कदमों की आहट और दरवाजा खुलने की आवाज एक दूसरे से धुंधली हो गईं, और जब दरवाजा खुला तो मैं सदमे में फंस गई। तुम क्या चाहते हो? इना मुझ पर चिल्लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, क्योंकि मेरे पास कोई सही जवाब नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि इना जाए, लेकिन वो तो जैसे रुकना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली और उसके कांपते होंठ और नम आंखें देखीं, तो मेरा दिल टूट गया। मैं आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसने अपना रूप बदल दिया, मुझे असली इना दिखा दी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और इना के चेहरे से आंसू बहकर मेरी गर्दन और कंधे पर आ गए। मैंने अपना एक हाथ उसके घुटनों के पीछे रखा और उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। मैंने अपने जूते उतार दिए और उसके पास रेंग कर गया और उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। इस पूरे दौरान उसने मुझे न तो गले लगाया और न ही मुझसे झगड़ा किया, बस आंसू बहाए और कांपती रही। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने बस इना को सब कुछ कहने दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी क्यों है, इसलिए मैं बस उसके मुझसे बात करने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसके आंसू थम गए। देव, हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ, जैसे अन्य लड़कियां हैं? हाँ, सच कहूं तो मुझे चिंता थी कि तुम मेरे आसपास नहीं रहना चाहती। मुझे पता है कि मैं मुश्किल हूं, लेकिन आप एक दूसरे लड़की के प्रति अपना स्नेह दिखाते हैं, लेकिन मैं बस छिपा हुआ हूं। तो बस यही हुआ। हम दोनों को लगा कि एक दूसरे को ये नहीं चाहिए। हम वाकई एकदम सही जोड़ी थे। मैंने इना को अपने पास खींचा और उसे जोर से चूमा, अपने हाथों को अपने बालों में उलझाकर उसके शरीर को अपने से चिपका लिया। जब हम अलग हुए तो मैंने उससे ज्यादा दूर नहीं जाने दिया, उसका चेहरा अपने चेहरे के पास ही रखा। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, इना, जितना मैं दूसरों से करता हूँ। दरअसल इस समय तुम और टिली मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हो। मैं लवेंडर और विक्टोरिया से प्यार करता हूँ, लेकिन वह एक और कहानी है, फिर कभी। बस इतना जान लो कि मुझे माफ करना कि मैं दूसरों के बीच तुम्हारे साथ ज्यादा शामिल नहीं हो पाया। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे फिर से चूमा, पर जल्द ही मैं उससे दूर हो गया। क्या तुम कुछ खाने के लिए जाना चाहोगे? या फिर मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सको, खेलने के बजाय बस घूमना चाहोगे? ये तो अच्छा होगा, लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमारे पास इस मुश्किल के लिए समय ही नहीं है। चलो वापस चलते हैं और हम जो भी चाहें बात कर सकते हैं। हम दोनों उठे और अपने कपड़े ठीक किए। मेरे काले कपड़े पर कुछ गीले धब्बे थे और मेरे लाल कोट पर कुछ चमकदार धब्बे। हम इमारत से बाहर निकले और वापस चल पड़े। 25 मिनट की दौड़ लगभग 1.5 घंटे की पैदल यात्रा में बदल गई, लेकिन हम दोनों में से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो आपको कौन सी कक्षा मिली है, या क्या आप भी हमारे समान स्तर पर हैं? जिस तरह से आपने पहले राक्षस कौशल और आपके कौशल के बारे में बात की थी, उससे ऐसा लगता है कि आप पहले से ही स्तर 20 से ऊपर हैं। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह 15वें स्तर पर पहुंच गया हूं। मेरी यह क्षमता बड़ी सुई की वजह से है। ग्रेस ने यह मुझे हमारी मुलाकात के कुछ ही समय बाद दी थी। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं पूछूं कि आप मिस ग्रेस से कैसे मिले? कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज्यादा अलग नहीं हूं। मैं नीचे वाले घर में बिना घर के उठा था। ग्रेस के आने तक मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे कूड़ेदान में खाना ढूंढना पड़ता था। उसने मुझे उस बड़े घर में एक कमरा दिया था, फिर भी मैं वहां नहीं रह सका। क्या कोई कारण है घर में न रहने का? किसी वजह से मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। यह एक ऐसी आदत बन गई है जिसे मैं रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं कभी कभी इतना बुरा हो जाता हूँ। लोगों को दूर धकेलना मेरे लिए आसान होता है। मैं इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने विषय बदलकर अपने मूल प्रश्न पर वापस आ गया। स्तर पर पहुंचने से पहले आपकी कक्षा क्या थी? फील्ड नर्स। और अब तेहे नाइट फील्ड नर्स। इना खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुझे मानना पड़ा कि यह थोड़ा अजीब था और मैं भी उसके साथ शामिल हो गई। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नई क्षमताएं मेरी क्षमताओं के साथ अच्छी तरह से काम करेगी? मैंने उससे पूछा जब हम एक संगमरमर की दुकान के पास से गुजरे जो स्ट्रिंग सैंडल बेच रही थी। मैं अपने बगल में देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह जा चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मुझे चिंता होने लगी और मैं एक इमारत की छाया में जाकर बेहतर नज़ारा पाने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे मैं दीवार की तरफ खींचा जा रहा हूं, और मैंने कोशिश की, लेकिन जब मेरे कानों में उसकी आवाज आई तो मैं रुक गया। देखा, मैं और भी काम कर सकता हूं, लेकिन हम उनके बारे में बाद में बात कर सकते हैं।
यह मेरा नया शैडो होम है, एक ऐसी जगह जहां मैं लोगों को खींचकर उनका इलाज कर सकता हूं और मैं परछाइयों से भी बच सकता हूं। वाह, ये तो है। लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई जब इना ने मुझे घुमाया और मुझे चूमने लगी। ये शैडो होम असल में एक शून्य गुरुत्वाकर्षण छेद जैसा था। एक चिकित्सक के लिए यह एक आदर्श क्षमता थी और यह मेरे नए चिकित्सकों के साथ भी काम करेगी। 5 मिनट तैरने और चुंबन करने के बाद हम दोनों शैडो होम से बाहर निकले और घर की ओर चल पड़े। जब तक हम वापस पहुंचे देर होने लगी थी। लड़कियां मुख्य द्वार की बड़ी बड़ी सफेद सीढ़ियों पर बैठी हमारा इंतजार कर रही थीं। तीनों उछल पड़ी और हम दोनों को एक दूसरे की बाहों में भरकर वापस आते देखकर मुस्कुराने लगीं। सब कुछ ठीक है? लवेंडर ने इना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। अब वह पहले वाली छोटी लोली लड़की नहीं रही। हाँ, वह ठीक है। सामान्यतः वह ऐसी ही दिखती है। हाँ, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। इना ने लड़कियों को झुककर प्रणाम किया, लेकिन टिली आए और इना के झुके हुए सिर पर हाथ से वार किया। ओह, वो किस लिए था? लेकिन जैसे ही इना वापस खड़ी हुई, टिली ने उसे जोर से गले लगा लिया। ऐसे फिर मत भागना। मैं देव को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन शायद पहले तुम ऐसा कर सको। हे, इना शरारत से हंसी और फिर झुककर अपनी बिल्ली के कानों में कुछ फुसफुसाया। टिली का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन तभी इना ने कुछ और फुसफुसाया। इना की बातों से जलती हुई टिली के गालों पर खाना पक सकता था। मुझे लगा कि मुझे इस समय यहाँ नहीं, बल्कि कहीं और होना चाहिए था, लेकिन यह मेरी अपनी गलती थी कि मैंने इस बारे में बात नहीं की, इसलिए मैंने गहरी सांस लेकर उसे समझाया। मत करो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। इना ने मुझे राक्षस आत्मा के बारे में बताया था और उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। ओह अच्छा, तुमने मुझे चिंतित कर दिया। ओह नहीं, अभी आराम मत करो देव। इना हंसी जब लाल चेहरे वाली टिली ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे घर के अंदर खींच लिया। वाह, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे कमरे में आओ और बदला लो। तुम्हारा कमरा। और भी। अध्याय 54। आकाश में महल। जैसे ही टिली मुझे घर की ओर खींच रही थी, एक परिचित आवाज सुनाई दी। देव, इरेलिया की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो क्रिस्टल वाली औरत और उड़ता हुआ टीवी टैंटेन मेरे सामने थे। इरेलिया ने एक लहराती लाल पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी गुलाबी और क्रिस्टल जैसी त्वचा से लगभग घुल मिल गई थी। टिली ने मुझे खींचना तो बंद कर दिया, लेकिन उसने मुझे जाने भी नहीं दिया। इसके बजाय मैंने टिली को अपनी बाहों में भर लिया और इरेलिया और टेंटेन का अभिवादन करने के लिए पूरी तरह घूम गया। अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तुम्हें लेने के लिए भेजा था। तुम्हें हमें पकड़ने के लिए भेजा गया था। किसने? राजा ने। नहीं, मैं यह एक एहसान के रूप में कर रहा हूँ। तो फिर हमें किसने बुलाया है? मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमें अब जाना होगा। लेकिन टिली ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन टेंटेन ने उसे रोक दिया। नहीं, वो इंतजार नहीं कर सकता। ये बैठक महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि मास्टर सिर्फ संदेश देने के लिए आएंगे? शांत हो जाओ टेंटेन। मुझे यकीन है कि अब वे समझ गए होंगे। इरेलिया ने टेंटेन को आश्वस्त किया। ठीक है, तो फिर मैं रास्ता दिखाऊंगा। इरेलिया ने सिर हिलाया और टेंटेन के साथ गेट से बाहर जाने के लिए मुड़ी। हम सब एक साथ आह भरते हुए उसके पीछे चल पड़े, लेकिन गेट के बाहर पहुंचते ही एक भविष्य की उड़ने वाली लिमोजीन हमारा इंतजार कर रही थी। हम सब उस लंबी उड़ने वाली कार में सवार हो गए और जैसे ही हम बैठ गए, लिमोजीन हवा में उड़ गई। हम दोनों लड़कियां खिड़कियों से सटकर बाहर वलयों और ऊंची ऊंची मंजिलों वाले शहर को घूर रही थीं। हालांकि शहर बेतरतीब और खूबसूरत इमारतों से भरा हुआ था, फिर भी जगह एकदम अस्त व्यस्त लग रही थी। अचानक हम चढ़ने लगे, जिससे हम अपनी सीटों पर पीछे की ओर धंस गए। टिली ने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था और जब कार फिर से सीधी हुई तो मुझे अपने रक्त संचार की चिंता होने लगी। टिली की पकड़ ढीली पड़कर मजबूत हो गई और मैंने महसूस किया कि वह आराम से रुक गई और उसने एक लंबी सांस छोड़ी जो उसने रोक रखी थी। मैं झुकी और उसके माथे को चूमा, लेकिन फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ बैठी लड़की की तरफ मुड़ गई। इना ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि अब वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी, पहले वाली लोली नहीं। इना ने मेरा दूसरा हाथ थाम लिया, लेकिन टिली जैसी घातक पकड़ में नहीं, और वो आंखें बंद करके गुनगुना रही थी। मैं झुक गया और अपनी उंगली और अंगूठा उसकी हिलती हुई ठुड्डी पर रख दिया और उसका सिर अपनी ओर घुमा लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और मैंने उसकी मुस्कान का जवाब अपने होठों से दिया। यह एक छोटा सा चुंबन था, लेकिन जब मैंने खुद को अलग किया तो इना के गाल गुलाबी हो गए थे और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी।
उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दूसरी बाहों को मेरी बाहों में लपेट लिया और मेरे कंधे पर सिर रखकर मेरी ओर झुक गई। लवेंडर और विक्टोरिया अभी भी खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन अचानक लवेंडर इरेलिया की ओर मुड़ा। हम दादाजी के घर क्यों जा रहे हैं? दादाजी, मैंने लवेंडर से पूछा। खैर, मेरे असली दादा नहीं। ड्यूक विस्टॉम माँ के दत्तक पिता हैं, इसलिए कुछ हद तक मेरे दादा हैं। वह कौन है? और वह हमसे बात क्यों करना चाहता है? वह राजा की सेना का जनरल है, इसलिए यह शायद माँ के बारे में है। अचानक गाड़ी रुकी और फिर एक पल बाद ड्राइवर आया और हमारे लिए दरवाजा खोला। जैसे ही हम सब गाड़ी से बाहर निकले, मैंने जो देखा उससे मैं दंग रह गया। शब्दों में उस तैरते हुए महल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तो बस दंग रह गया। वाह, ये महल कैसे उड़ रहा है! ये दादाजी का उड़ता किला फ्लाइंग रॉक कैसल है, जिसका उपयोग वे शहर की रक्षा के लिए करते हैं। ये बहुत बढ़िया है, इरेलिया ने कहा। हम यहीं तक जा सकते हैं। तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरा काम अब पूरा हो गया है। टेंटेन और मैं वापस भूमिगत हो जाएंगे। वापस आने की चिंता मत करो। ड्यूक तुम लोगों का सब कुछ संभाल लेगा। इरेलिया और टेंटेन वापस कार में बैठ गईं और ड्राइवर ने अपना दरवाजा बंद किया और फिर उड़ गया। हम पांचों महल के बाहर जमीन के एक छोटे से हिस्से पर खड़े रह गए, लेकिन लवेंडर आगे बढ़कर हमें रास्ता दिखाने लगा। जब लवेंडर हमें 12 मीटर ऊंची दीवार में बने एक दरवाजे से अंदर ले गया, तो मैं फिर से हैरान रह गया जब हम दूसरी तरफ से बाहर निकले। दीवारों के अंदर एक घर था जो लगभग मिस ग्रेस के घर जैसा ही था। जैसे ही लवेंडर हमें उस जगह ले गया, एक आदमी ने दरवाजा खोला। वह बूढ़ा था और बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था, लेकिन जब लवेंडर दौड़कर उसके पास आए तो उसका चेहरा गायब हो गया। दादाजी, अब अपनी तरफ देखो। मैंने तुम्हें 1 महीने पहले ही देखा था, है ना? इतने कम समय में तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? ड्यूक विस्टॉम ने लवेंडर को गले लगाते हुए कहा। यह उसकी वजह से है। लवेंडर ने ड्यूक को छोड़ दिया और मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। डेव, है ना? ग्रेस ने एक नौजवान बदमाश को सड़क से उठाकर घर ले जाने की बात कही थी। इस सब में तुम्हारा क्या स्थान है? खैर, मैं ही वह कारण हूं जिसके कारण मिस ग्रेस इस समय कालकोठरी में है, मैंने समझाया और फिर ड्यूक को उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। हम ठीक है, मुझे उसके बारे में पता है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाईमेज काउंसिल हमेशा से सेना और मेरे साथ मतभेद रखती रही है, लेकिन अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। हालांकि रेजिनॉल्ड स्टाइल्स को नहीं पता कि ग्रेस असल में कौन है, क्योंकि उसने हंटिंगटन नाम तब संभाला था जब उसके पति और लवेंडर के पिता की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई थी। मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए बेताब हूँ। तभी ड्यूक हंसने लगा, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं रही और उसने सबको अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। ड्यूक हमें एक डाइनिंग रूम में ले गया जहां खाना पहले से ही तैयार था। ये सब देखकर मेरे पेट में गर्जना शुरू हो गया और मुझे लगा कि टिली का हाथ मेरे हाथ में कस गया है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके मुंह से निकल रही लार पोंछी, लेकिन उसने शरारत से मेरी उंगली काट ली और फिर मुझे इशारा करते हुए मुस्कुराए। टिली अपनी योजना भूली नहीं थी और उसने मेरे गाल पर चुंबन किया और फिर बैठ गई। मैं इना की तरफ मुड़ा और दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगा, लेकिन उन सबके चेहरे पर लार टपक रही थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। जब हम सब बैठ गए तो ड्यूक ने हमें पहले खाना खाने और उसके बाद बात करने को कहा। हमें तरह तरह के मांस परोसे गए, इसलिए हमारी प्लेटें भर गईं। हम सब ने खाने में ऐसे डूबे जैसे भूखे हों अर्चिन। आखिरकार लगभग 1 घंटे तक चुपचाप खाने के बाद सब अपनी अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गए। इसलिए मैं आप सभी को अपना एक कार्य पूरा करने के लिए यहाँ लाया हूँ। ये कैसा काम है? मैंने अपने दांत साफ करने के लिए मेज से टूथपिक उठाते हुए पूछा। वही जो तुमने अभी पूरा किया है। मेरे पास 5 राक्षस हैं जिनसे निपटना जरूरी है, इससे पहले कि ग्रिस्माल्ड उन्हें रिहा करने की कोशिश करे। ठीक है, बस इतना ही। हाँ और नहीं। हाँ, मुझे आपसे बस इतना ही चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी दूर आकाश में तैरती हुई जगह में राक्षस कितने शक्तिशाली होंगे। हमने नेमिकोर्मस से निपट लिया। मुझे यकीन है कि हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। ये राक्षस उस छोटे ड्रैगन राक्षस से बिल्कुल अलग स्तर के हैं। नहीं, तुम्हें यहाँ प्रशिक्षण लेना होगा और फिर मैच टावर कालकोटरी को पूरा करना होगा। तब तुम शायद उन्हें हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन अब तक तुमने जो प्रगति की है, मुझे लगता है कि उचित प्रशिक्षण के साथ तुम ठीक हो जाओगे। हमें कौन प्रशिक्षित करेगा? विक्टोरिया ने अपने आधे मुंह में एक पक्षी भरा हुआ था जिसे देखने में मैं अनभिज्ञ था।
ठीक है, आप सभी विशेष प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे और आप सभी हमारे विशेष अतिथि के साथ प्रशिक्षण लेंगे। विशेष अतिथि। हमारी आवाजें एक साथ उठीं। मैं फिर से तुम्हारा शिक्षक बनूंगा। हमें अभी भी हिसाब बराबर करना है। हम सभी प्रोफेसर एमटीके की रोबोटिक आवाज की ओर मुड़े। अध्याय 55 खेल की व्याख्या। प्रोफेसर, आप यहाँ कब आए? लवेंडर ने चौंक कर पीछे मुड़कर पूछा। रोबोट की आवाज सुनकर मैं भी मुड़ा और मुझे एक चिकना काला प्रशिक्षण रोबोट प्रोफेसर एमटीके मिला। उसे रोबोट कहना आंशिक रूप से सही था। अंदर गैलेक्सर टेक्नोलॉजी नाम की एक जाति थी जो छोटे मानवों की एक जाति थी, मुट्ठी से भी छोटी। एमटीके को चाहिए कि हम उसे उसके उच्चतम स्तर पर हराएं ताकि वह उस आदर्श रूप को प्राप्त कर सके जो उसे मशीन के साथ मिलकर एक बना दे। मैं आज यहाँ आया हूँ। जनरल के अनुरोध पर मैं आपसे पहले आया हूँ। लगता है आपको और सदस्य और स्तर भी मिले हैं। आप सभी में आए बदलावों को देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरे पास एक और आश्चर्य है। ड्यूक विस्टॉम ने कमरे से बाहर जा रही नौकरानी को संकेत देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं लवेंडर की तरफ देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए। एमटीके आया और मेज पर बैठ गया और अपने लिए दरवाजा खोल दिया। रोबोट ने प्लेट में थोड़ा सा खाना डाला और उसे नन्हे प्रोफेसर के पास ले आया। फिर वह उछलकर बाहर आया और नाश्ता करने लगा। तुरंत लड़कियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं और मुझे पीछे धकेल दिया गया क्योंकि वे उसकी खूबसूरती पर खूब खुश हो रही थीं। मैं उठकर ड्यूक के पास बैठ गई। मैं उससे सरप्राइज के बारे में पूछने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और नौकरानी सुनहरे बालों वाली एक परी जैसी दिखने वाली महिला के साथ अंदर आई। उसके चेहरे पर कुछ बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, पर हो ही नहीं सकता था कि वो वही हो। मैंने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। मेरी नजरें उस पर टिक गईं और फिर हमारी नजरें मिलीं। जब उसके चेहरे पर खुशी का भाव आया तो मुझे समझ आ गया कि वो वही है। ट्रिना, डेव। वो दौड़कर मेरी बाहों में कूद पड़ी और मुझे कसकर भींच लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं उसे बहुत देर तक नहीं देख पाऊंगा। हमारी चीखों ने लड़कियों का ध्यान खींचा और वे हमारी तरफ मुड़ी। ट्रिनिटी, लवेंडर और विक्टोरिया ने चिल्लाकर कहा और वे दौड़कर वहां पहुंचे। टिली और इना भी पीछे पीछे आई, लेकिन टिली अभी अभी परी ट्रिना से मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी बाकी लड़कियों की तरह पुनर्जन्म की देवी है। ट्रिनिटी मेरे आलिंगन से अलग होकर लवेंडर और विक्टोरिया को गले लगाने लगी। बाकी दोनों लड़कियां उलझन में लग रही थीं, इसलिए मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की। ट्रिनिटी हमारा एक मित्र है। कैसे? तुम उससे कहाँ मिले? टिली ने मेरे पास आते हुए पूछा। उसकी उंगली उसके होठों पर थी और चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। अब क्या? अगर मैंने उसे बुरा भला कहने की कोशिश की तो फिर से बेहोश हो जाऊंगी। मैं जोखिम उठाने ही वाली थी कि लवेंडर ने मुझे हरा दिया। कुछ ऐसा है जो हमें आपको और इना को समझाना होगा, लवेंडर ने ट्रिनिटी को छोड़ते हुए टिली को समझाया। मैं नौकरानी से आपको बैठक कक्ष दिखा दूंगी और आप सब वहां बात कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर से कुछ बात करना चाहती हूँ। आपकी बातचीत पूरी होने के बाद एक नौकरानी आपको आपके कमरे दिखा देगी। प्रशिक्षण के दौरान मैं चाहती हूँ कि आप सब यहीं रहें। ये सबसे सुरक्षित जगह है। रुको, राक्षसों वाले अन्य कुलीन घरों के बारे में क्या? मैंने पूछा। चिंता मत करो, प्रत्येक कुलीन घराने ने सुरक्षा बढ़ा दी है और वे राक्षसों से निपटने की प्रक्रिया में हैं। वही नौकरानी जो ट्रिनिटी को कमरे में लाई थी, हमें एक आरामदायक बैठक कक्ष में ले गई जहां चूल्हे में आग जल रही थी। हम सब आमने सामने रखे दो सोफों पर बैठ गए। एक पर जागीरदार और दो देवता बैठे और दूसरे पर मेरे साथ टिली और इना बैठी। तो शुरुआत के लिए, लेकिन मैंने लवेंडर को काट दिया। क्या इस बारे में बात करना वाकई ठीक है? अतीत में जब भी मैंने इस बारे में बात की है, मैं बेहोश हो गया हूं। यह आशीर्वाद द्वारा आप पर लगाया गया प्रतिबंध था। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि अब वे प्रतिबंध हट गए हैं क्योंकि हम दोनों ने आपके साथ जुड़ने और मदद करने की अपनी शर्तें पूरी कर ली थीं। जब तक मुझे अपनी कक्षा का चयन नहीं मिल गया, तब तक मुझे इस बात का ध्यान नहीं था और वहां कोई महान वर्ग नहीं था। ठीक है, जैसा कि मैं कहने वाला था, ट्रिनिटी और मैं भगवान हैं। मैं डेस्टिनी हूं और ट्रिनिटी ट्रांसमिग्रेशन है। डेव फेसलेस भगवान का जागीरदार है और विक्टोरिया गॉड वेलोर की जागीरदार है। वाह! दोनों लड़कियां आश्चर्य से मुंह खोले खड़ी रहीं, लेकिन लवेंडर यहीं नहीं रुकी। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि यह शहर विचित्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर के बाहर क्या है? उस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैंने कभी शहर से बाहर झांका भी है? आसमान में उड़ते हुए भी हम बस तब तक नीचे देखते रहे जब तक तैरता हुआ महल दिखाई नहीं दिया।
इसका क्या मतलब था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने देखा ही नहीं होगा। मैंने लड़कियों की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, और जब मैंने विक्टोरिया की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी वही भाव थे। ट्रिनिटी ने आगे कहा, शहर के बाहर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया केवल यही शहर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप शहर के बाहर देखना ही न चाहें, क्योंकि यहाँ सब कुछ बस सफेद शून्यता है। दुनिया। देवता? कैसे? देव, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? इना ने घबराते हुए पूछा। वे सच कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम सब जागीरदार बन जाओ ताकि हम सब मिलकर अपना जीवन जी सकें। मैंने उनमें से हर एक के लिए यही किया है। तो फिर तुम भगवान क्यों नहीं हो? अगर हम जागीरदार न बने तो क्या होगा? टिली ने इस बार मेरी बांह पकड़ते हुए पूछा। ये बात लड़कियों को सचमुच झकझोर रही थी, लेकिन अब समय आ गया था कि हर कोई इसके बारे में जान ले ताकि हमें इस विषय पर ज्यादा बात न करनी पड़े। मेरा काम तुम्हारी लड़कियों को ढूंढना और तुम्हारी मदद करना है। अगर मैं तुम्हें जागीरदार नहीं बना पाया तो हम तुम्हें खो देंगे और अगली दुनिया में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। यकीन मानो, यह एक छोटी सी जगह है। हमने कई ग्रहों पर लोगों से भरे दौरों का सामना किया है। कल्पना करो कि एक या दो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करो जो बिल्कुल वैसे न दिखे या जिन्हें अपने पिछले जन्मों की कोई याद न हो। हमारे पिछले जन्म हुए हैं। कितने? इना ने टिली की तरह मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा। हमें नहीं पता, और यही समस्या है। हम बस इतना कर सकते हैं कि इस इच्छा का इस्तेमाल करके आपको जागीरदार बनाने और विक्टोरिया और एक अन्य व्यक्ति को आरोहित करने की कोशिश करें। हमें एक रास्ता मिल गया है जिससे हम इस इच्छा को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक जोड़े को देवताओं के पास आरोहित करना चाहता हूँ। फिर जब नए देवता आरोहित होंगे तो वे दोनों एक जागीरदार चुनेंगे, जो आप दोनों होंगे। इस सब का क्या मतलब है? इना ने पूछा। देवताओं के रूप में हम उन खेलों को चुन सकते हैं जिनमें हम खेलते हैं। खेल में प्रवेश करने के लिए परिस्थितियां निर्धारित कर सकते हैं और अपने जागीरदार के साथ खेल में प्रवेश कर सकते हैं। हम उन्हें अपनी निर्दिष्ट उपाधि का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आपको उस जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है जिसका वादा आपको रिबॉन में प्रवेश करने से पहले किया गया था, लवेंडर ने समझाया। कमरे में सन्नाटा छा गया और मैं एक लड़की से दूसरी लड़की को देखता रहा, लेकिन दोनों ही सोच में डूबी हुई नीचे झुकी रहीं। किसी ने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और जब मैंने बाकी तीनों की तरफ देखा तो उन सबके चेहरों पर मुस्कान थी। मैंने एक भौं नीची की और दूसरी उठाए, लेकिन फिर तीनों चुपचाप उठी और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चली गईं। अचानक मैं कमरे में अकेली रह गई, टिली और इना के साथ, जो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। टिली ने सबसे पहले देखा कि लवेंडर और बाकी दोनों चले गए हैं, और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी भूरी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। आप ये काम कब से कर रहे हैं? आपने कितने लोगों को बचाया है? लगता है कभी काफी नहीं होता। मैंने जितने भी गेम खेले हैं, आखिरी गेम को छोड़कर मुझे ज्यादा खोई हुई आत्माएं मिली हैं, लेकिन वे हमेशा ज्यादा ही होती हैं। मेरे दूसरे हाथ पर खिंचाव हुआ और मैं इना की ओर मुड़ा, जिसकी आंखों से पानी बह रहा था और वह कांप रही थी। यह उसे साफ तौर पर परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने धीरे से अपना हाथ टिली से हटाया और इना को अपनी बाहों में ले लिया और वह रोने लगी। पहले तो धीरे धीरे, लेकिन फिर वह सिसकने लगी और बुरी तरह कांपने लगी। टिली ने मेरे सिर के ऊपर चूमा और कमरे से बाहर चली गई। इना अभी भी रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो गई थी और जल्द ही वह सिर्फ सुन रही थी। उसने अपना चेहरा मेरी कमीज पर पोंछा और फिर पीछे हटकर सूजी हुई लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मुझे कितनी बार इन सब से गुजरना पड़ा है। मुझे पता था कि वह झुग्गी झोपड़ियों में रहने की कठिनाई और उस अविश्वास की भावना के बारे में बात कर रही थी जो उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। ये सुनकर उसने उसे यह एहसास दिलाया होगा कि उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वह अक्सर इससे गुजर चुकी थी। मैं उसे यह नहीं बता सकती थी कि उसे ऐसा लगता था या नहीं, लेकिन मुझे शक था। आप उन दिनों को कभी याद नहीं रखेंगे। अब हम बस इतना कर सकते हैं कि आगे बढ़ें और रीबॉर्न में आपकी जगह पक्की करने के बाद अन्य लोगों की मदद करें। क्या ये सब सचमुच एक खेल है? हाँ, यही बात है, लेकिन हमें असीमित संख्या में जीवन जीने का मौका मिलता है। तब ये कठिन था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जब तक हम ये खेल जीत सकते हैं, और हम जीतेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। अध्याय 56। बहुत कम नींद से मेरी बाहों में सो जाने में ज्यादा देर नहीं लगी। सब थक चुके थे और इस सदमे से इना को कोई राहत नहीं मिली। हम सब में उसकी जिंदगी सबसे चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मुझे टिली के अतीत के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी।
उस पर इना जितना असर नहीं पड़ा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उस पर इसका असर नहीं पड़ा। मैंने इना को उठाया और तय किया कि कल मैं टिली के साथ बैठकर देखूंगा कि उसकी हालत कैसी है। मैं सो रही लड़की को गोद में लिए बैठक से बाहर निकला और एक नौकरानी मुझे इना के कमरे तक ले गई। जब वह बिस्तर पर थी और मैंने उसे एक चुंबन देकर सुला दिया जिससे उसकी प्यारी सी मुस्कान खिल गई, तो नौकरानी मुझे मेरे कमरे तक ले गई। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, फिर मुड़ा। कमरा मेरे दूसरे कमरे जितना बड़ा नहीं था, जो ठीक ठाक था, लेकिन मेरे बिस्तर की एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। बिस्तर पर बहुत सारे तकिए थे और एक संदिग्ध सफेद पूंछ बिस्तर से बाहर निकली हुई थी, और तभी मुझे तकियों के ढेर से एक खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी कमीज उतार दी और बिस्तर पर लेट गया, ध्यान रखते हुए कि उसकी पूंछ न कुचल जाए। टिली का सिर बगल में बिछे कवर से बाहर निकला हुआ था और मैं उसका हल्का हरा नाइटगाउन आंशिक रूप से देख पा रहा था, जो कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। मैं झुक गया और उसे चूम लिया और हम दोनों ने अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन जल्द ही मैं खुद को अलग कर लिया, इससे पहले कि मैं और कुछ समझ न पाता। क्या आप इस सब से सहमत हैं? इसका आप पर उतना असर नहीं हुआ जितना इना पर हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मुझे पहले से ही शक था। ग्रिस्माल से लड़ने के बाद तुम और लवेंडर जिस तरह बदल गए थे, और फिर जिस तरह से तुम दोनों और विक्टोरिया को कुछ पता लग रहा था, वह मुझे नहीं पता था। क्या मैं तुम्हारे लिए कठिन था? जैसे शुरू में था। मुझे अपने माता पिता वगैरह के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और तभी डार्बोन ने मुझे ढूंढा। उसने और बाकी बॉनों ने मेरी अच्छी देखभाल की और मिस ग्रेस से मिलने में मेरी मदद की। तो यह इतना बुरा नहीं था, लेकिन मैं इना की भावनाओं को समझ सकता हूँ। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं रही। सबके लिए एक जैसी नहीं रही, और मैं सबको बचा नहीं पाया। मैंने जो आखिरी दूसरा मैच खेला था, उसमें एक खास इंसान पर भरोसा करने की मेरी गलती की वजह से हमने दो लोगों को खो दिया था। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बेमतलब की जिंदगी जीते रहो। मैं चाहता हूँ कि सब साथ रहें और साथ खेलें। मेरे जोश भरे भाषण से टिली की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने उसे एक और चुंबन में खींच लिया और हम दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि मैं थका हुआ था, फिर भी मुझे बहुत कम नींद आई। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो टिली का नंगा बदन मेरे बदन से नर्म और गर्माहट से सटा हुआ था। उसका सिर मेरी छाती पर था, इसलिए मैंने उसके नाजुक कानों को सहलाया और उसने अपना चेहरा मेरी छाती पर और ऊपर कर लिया। जल्द ही उसका चेहरा मेरे चेहरे से लग गया, मुस्कुरा रहा था और उसका नंगा बदन मेरे बदन पर फिसल रहा था, जिससे मुझे पिछली रात की उत्तेजना याद आ गई और मैं अभी उस आग को फिर से जलाने की कोशिश करना चाहता था। बैंग बैंग बैंग। डेव, चलो चलें। तुम टिली के पास जाओ। बहुत हो गया यहाँ बकवास। ट्रिनिटी की आवाज हम पर ड्रिल सार्जेंट की तरह क्यों चिल्ला रही थी। मैंने फिर से टिली के चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और उसके चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी थी। उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था और मॉर्निंग मैन ब्रेन को इससे कोई मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने उसे चूमा और उसे अपने ऊपर से हटाया, फिर उसके बालों को सहलाया। हम आ रहे हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। जल्द ही हम दोनों ने कपड़े पहन लिए और जब टिली कपड़े पहन रही थी तो मैं उसके नंगे बदन और बिल्ली जैसे चेहरे को निहार रहा था। मुझे लगा कि दरवाजा बंद करके उसे वापस बिस्तर पर खींच लूं। कपड़े पहनने के बाद हमने एक और लंबा चुंबन लिया और फिर दरवाजा खोला। सभी लड़कियां हमारा इंतजार कर रही थीं। तुम दोनों को बहुत देर हो गई। डेव, तुम अभी भी बहुत थके हुए लग रहे हो, विक्टोरिया ने मजाक किया। टिली समेत सभी लोग, हालांकि इससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया था, इस पर हंस पड़े और हम सब उसी डाइनिंग रूम की ओर चल पड़े जहां हमने कल रात खाना खाया था। जब हम पहुंचे तो हमारी हर प्लेट में पैनकेक का ढेर लगा था और साथ में कटे हुए फल भी थे। ड्यूक भी हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही खाना खा लिया हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छी तरह आराम किया होगा। अच्छा खाना खाएं, क्योंकि आज हम प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। आपकी पहली परीक्षा प्रोफेसर के सामने आपकी क्षमताओं का आकलन करना होगा। उसके बाद आपको दो समूहों में विभाजित किया जाएगा, एक मेरे साथ प्रशिक्षण लेगा और दूसरा ग्रेस के साथ। वाह, कैसे? हम सबने एक साथ पूछा। ड्यूक के जवाब देने के बजाय दरवाजा खुला और मिस ग्रेस अंदर आई। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्हें ले जाए जाने वाले दिन पहने थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला हो।
कालकोठरी की जिंदगी उनके लिए इतनी बुरी नहीं रही होगी, मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन अपनी राय जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। आप सबको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि मेरे जाने के बाद से आप सब बहुत व्यस्त रहे हैं घर की सफाई वगैरह में। ग्रेस लेवेंडर, विक्टोरिया और ट्रिनिटी को प्रशिक्षित करेगी और मैं डेव, टिली और इना के साथ काम करूंगा। हम सब ने खाना खत्म किया और मिस ग्रेस से उनकी अनुपस्थिति में किए गए कामों के बारे में बात करते रहे। इसके बाद हमें घर के पिछवाड़े में ले जाया गया, जो एक बंद छत वाला हाई-टेक प्रशिक्षण केंद्र निकला। अंदर एक जेट ब्लैक रोबोट हमारा इंतजार कर रहा था। क्या ये ठीक है कि हम सब एक साथ उससे लड़ें? ड्यूक और मिस ग्रेस दोनों मुझ पर हंसने लगे और मैंने उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चिंता मत करो, अगर आप सभी उसके तीसरे रूप को हरा सकते हैं तो मैं बहुत प्रभावित हो जाऊंगा। जब मैं अपने प्रशिक्षक को हराने में सक्षम था, तो छठे रूप में उसे हराने के लिए हम में से 6 लोगों को, जो 40 से ऊपर के स्तर के थे, की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे 1 मिनट चाहिए। मैं सबसे दूर हट गया और अपने नोटिफिकेशन खोले और स्टोन ब्लेड शैडो ड्यूलिस्ट चुना। मेरे चेहरे पर रोशनी चमकी और फिर एक और स्क्रीन सामने आ गई। बधाई हो, पूर्ण संबंध स्थिति प्राप्त हुई। इटली और इना के साथ आपके रिश्ते का स्तर अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है। आप सभी को निष्क्रिय कौशल स्किल फ्यूजन से सम्मानित किया गया है। आपको सक्रिय कौशल रेस्क्यू से सम्मानित किया गया है। ये खेल के दिमाग में रिश्ते को पूरी तरह से निभाने का नतीजा होगा। स्किल फ्यूजन रोमांचक लग रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि रेस्क्यू अपने आप में ही स्पष्ट हो जाएगा। मैंने वह स्क्रीन बंद कर दी और आखिरकार मुझे अपना अवतार देखने को मिला। स्तर 1-5 HP, 250 मन, 240/240 नाम, डेव हंटिंगटन, आयु 21 वर्ग, स्टोन ब्लेड शैडो ड्यूलिस्ट स्थिति, संतुष्ट धनवान घर, हंटिंगटन मनोर ताकत 40 संविधान 35 जोड़ 175 मुकाबला 38 गति 62 खुफिया 37 मान 33 जोड़ 165 करिश्मा 48 भाग्य 40 विशेष योग्यताएं वीरतापूर्ण अनुग्रह, किसी भी प्रतिकूल जादुई प्रभाव या दुष्प्रभाव को समूह के किसी भी सदस्य से हटाएं। इस क्षमता का उपयोग के बीच 24 घंटे का कूलडाउन काल होता है। 1/1 उपयोग उपलब्ध है। क्षमताओं निष्क्रिय कौशल कौशल सम्मेलन, इस कौशल के साथ किसी अन्य पार्टी सदस्य के साथ कौशल का संयोजन करें। कौशल संयोजन भिन्न हो सकते हैं। स्टोनब्लेड शैली, पत्थर के हथियार चलाने में कुशल तथा आप पर हथियार के वजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिघली हुई त्वचा, आप धातु के प्रति अभेद्य हो गए हैं। यदि आपको किसी धातु के हथियार से क्षति पहुंचती है तो वह क्षति ऊष्मा के रूप में हथियार में वापस स्थानांतरित हो जाती है। गर्म हथियार जल्दी ही अपनी स्थायित्व खो देता है और उपयोगकर्ता को अग्नि क्षति पहुंचाता है। PS ईविल, बुरे इरादों वाले लोगों के पास काली आभा होती है और वे हीरो के लाइट ब्लेड कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं। निस्वार्थ नायक, जादुई वस्तु की खोज में 250% की वृद्धि। सक्रिय कौशल लाइट ब्लेड जोड़ प्रकाश की एक ब्लेड बुलाने के लिए सक्रिय करें। यह मंत्र प्रति मिनट 2 माना खपत करता है। सोल एवेंजर जोड़ राक्षसों की उपस्थिति में लाइट ब्लेड का आकार बढ़ जाता है, लेकिन इस रूप में ब्लेड केवल राक्षसों पर ही असर करता है। सोल ब्रिंगर से प्रभावित किसी भी गैर राक्षसी प्राणी को कोई नुकसान नहीं होता। प्रति मिनट 15 माना की खपत होती है। सोल ब्रिंगर जोड़ राक्षसों की उपस्थिति में सोल एवेंजर सुनहरी सफाई करने वाली लपटों के साथ फूटेगा और राक्षसों के विरुद्ध सभी आंकड़े अस्थायी रूप से बढ़ जाएंगे। प्रति मिनट 5 माना की खपत होती है। शैडो स्लाइड, किसी भी छाया में प्रवेश करें और 10 मीटर के दायरे में किसी भी अन्य छाया तक जाएं। प्रति उपयोग 15 माना की खपत होती है। खैर, कोई पागलपन वाली बात नहीं, पर मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। मैं लड़कियों की तरफ मुड़ा तो वे सब मुस्कुरा रही थीं और इंतजार कर रही थीं। तैयार। अध्याय 57, हार के हाथों। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ट्रिनिटी, आपकी कक्षा क्या है? पवित्र प्रकाश जादूगर, बस इसे देखने के लिए प्रतीक्षा करें। ठीक, चलो चलते हैं। हमसे आगे प्रोफेसर MTK पहले से ही असंभव रूप से आकार बदल रहे थे। उनका शरीर बड़ा होने लगा था, लेकिन इस बार वे विशाल धातु के केकड़े जैसे आदमी नहीं थे, बल्कि वे एक 4 मीटर लंबे मेघ शैली के रोबोट में बदल गए थे, जिसके हाथ में एक विशाल तलवार और ढाल थी। हम सब मैदान में उतरे और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। टिली और इना मेरे साथ थीं। टिली ने अपनी पत्थर की बड़ी तलवार मुझे थमा दी और इना ने अपना सिर झुका लिया था। अपनी पोशाक के निचले हिस्से से काली धुंध जमीन पर फैला रही थी।
इना तुरंत नजरों से ओझल हो गई, लेकिन मैं उसे अपने पास काली धुंध में छिपा हुआ महसूस कर सकता था। द्वैतवादी का आंसू नीली लौ में लिपटा हुआ था, जबकि लवेंडर अपनी बाहों के चारों ओर लाल और नीले जादुई घेरे बनाए हुए थी, जो जादू करने की तैयारी में थे। आखिरी थी ट्रिनिटी, लेकिन वह अपना हाथ ऊपर उठाए कुछ जप रही थी। उसने अपने खाली हाथ से हवा में जादुई चिन्ह बनाया। अचानक ट्रिनिटी रोशनी में नहा उठी और आकाश से एक पंखदार आकृति वाला एक स्तंभ नीचे उतरा। अगले ही पल ट्रिनिटी चिल्ला उठी, आगे आओ ऑगस्टा, प्रकाश की पवित्र देवदूत। आकृति की गति बढ़ गई और वह ट्रिनिटी के सामने घुटने टेककर और सिर झुकाकर गिर पड़ा। लंबे चमकदार सुनहरे बाल, सुनहरा कवच और बर्फ जैसे सफेद पंख उसे किसी भी स्वप्निल देवदूत की सटीक प्रतिमूर्ति बना रहे थे। हम सभी दंग रह गए जब देवदूत ने अपनी तलवार ट्रिनिटी पर तान दी, लेकिन फिर उसे अपने सामने रखकर ट्रिनिटी को दे दी। मेरी महिला, मेरा ब्लेड आपके पास है। आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। धन्यवाद गस। हमें टेक्नोलॉजी स्तर 3 से निपटना है, लेकिन हमारे पास स्तर 15 का एक पूरा समूह भी है। ये कठिन होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार आप मुझे इस तलवार से आपका बचाव करने की अनुमति दें, मेरी महिला। मैं इसकी अनुमति दे दूंगा। मैं सीमक भी हटा दूंगा। अचानक परी की कलाइयों और टखनों से 4 पट्टियां पत्थरों की तरह गिरी। मुझे हैरानी हुई कि वह इंतजार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर ट्रिनिटी मजाक नहीं कर रही थी, तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता था। मैंने टिली की तरफ देखा और उसने सिर हिलाया। जाओ, भाप। लवेंडर के गोले उसकी बांह पर गिरे और आपस में जुड़ गए। भाप काली रेखा पर लुढ़क गई और हम उस दिशा में आगे बढ़े जहां एमटी के आखिरी था, लेकिन एक मुक्का टिली से टकराया। स्टोनब्लेड मास्टरी और अपनी गति के साथ मैंने पृथ्वी के जादू का इस्तेमाल करके अपने जवाब को मजबूत किया, जिससे टिली नीचे खिसक गई और घूम गई, हथौड़े से बाहर निकली और कोहनी के जोर से टकरा गई। मैंने दूसरी मुक्का आते नहीं देखा, लेकिन वह टिली और मुझ पर लगी, जिससे हम पीछे की ओर उड़ गए, लेकिन इना हमें छाया कक्ष में खींचने के लिए वहां मौजूद थी। मैं पीछे से वार करने के लिए पीछे हट गया। एमटीके की पीठ फट गई और छोटे छोटे रॉकेटों की बौछार ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। केवल मेरी ढाल ने मुझे बचाया, और फिर ट्रिनिटी और ऑगस्टा ने एक साथ हमला किया, एक तरफ से सुनहरा फरिश्ता ब्लेड और दूसरी तरफ से सफेद भाला। एमटीके को चोट लगी थी, लेकिन वह अभी भी हिल रहा था और भारी नुकसान झेलने के बाद उसने दोनों को खुद से दूर धकेल दिया। ऑगस्टा ट्रिनिटी को गिरने से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन दोनों की हालत खराब दिख रही थी। मैंने अपनी बाहें नीचे गिराईं और खुद को ऊपर उठाया, अपनी ग्रेटेस्ट वॉट को एमटीके के ऊपर हवा में उछाला और छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, विक्टोरिया, लवेंडर और अब टिली एक साथ खड़ी हो गईं, बाहें आगे की ओर। स्टारलाइट ने एमटीके पर पलटवार किया, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने सामने से उछलकर गिरती हुई विशाल तलवार को टक्कर मार दी। गति ने मुझे नीचे गिरा दिया और एमटीके से टकरा गया। अचानक मैं उड़कर दीवार से टकरा गया। एमटीके अभी भी सक्रिय था। लड़कियों को देखें, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। एमटीके पहले से ही खुद को सुधार रहा था। हम ऐसा नहीं कर सकते थे, शायद अगर चेन रिएक्शन पर आरोप लगे, लेकिन तब भी वह असली जीत नहीं थी। बस, ड्यूक ने पुकारा। सब लोग नीचे उतर गए और असली अनुकरण का रास्ता खत्म हो गया और मेरा दर्द गायब हो गया। ट्रिनिटी को छोड़कर हम सब सिर झुकाए बाहर निकल गए। जब हम झूठी उम्मीद और घमंड से भरे हुए थे, तो उसे लगा कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। इतनी सारी सफलता के बाद ये थोड़ा अवास्तविक था। निराश मत होइए। अगर आप जीत जाते तो मैं प्रोफेसर की प्रभावशीलता को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित या चिंतित हो जाता। वैसे मुकाबला कांटे का था। मैं हमेशा की तरह बहुत प्रभावित हूँ। आप मेरी बेटियों को लगातार बढ़ने में मदद करते हैं, डेव, और आप उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। नहीं, तुम लोग समूहों में बंट जाओगे। डेव, तुम्हारा समूह मेरे साथ यही रहेगा और बाकी लोग दोपहर के भोजन के बाद छत पर मेरी बेटी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही हम सबको वापस डाइनिंग रूम में ले जाया गया। हालांकि हमें बताया गया था कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, ट्रिनिटी को छोड़कर बाकी सभी थोड़े उदास लग रहे थे। टिली और इना ने मेरी बाहें पकड़ लीं और मुझ पर झुक गईं, लेकिन फिर ड्यूक ने मुझे इंतजार करने को कहा और वह लड़की मेरे बिना ही आगे बढ़ गई। जी श्रीमान। बेटा, निराश मत हो। ये सभी लोग तुम्हें अपना नेता मानते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वे हार गए हैं, तो उन्हें भी यही लगता है। याद रखो, तुम सिर्फ नेता नहीं हो, तुम पेड़ का वह तना हो जो अपनी टीम को एक साथ जोड़े रखता है। तुम्हें उन्हें फलने फूलने के लिए पोषण देना होगा। तुम्हारे बिना वे बस शाखाओं का एक समूह है।
वह इंसान बनो जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता है। ड्यूक ने मेरी पीठ थपथपाई और हंसते हुए मेरे पास से होते हुए अंदर चला गया। मैं उसके शब्दों पर सोचने लगा। सभी शब्द समझ में आ रहे थे। मैं हार मानकर अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहा था। उन्हें मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना था जिस पर वे भरोसा कर सकें। मैंने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए अपने चेहरे पर 2-4 थप्पड़ मारे। मुझे उस मूड से बाहर निकलना था। एमटी के तो असली राक्षस था। उसने लड़कियों द्वारा बनाई गई स्टारलाइट तोप का सीधा वार कैसे झेला? शायद कवच की वजह से ऐसा हुआ होगा। अगली बार हमें योजना बनानी होगी, जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। मैं डाइनिंग हॉल की ओर गया और सोचने लगा कि हम और बेहतर कैसे कर सकते थे। हॉल में पहुंचकर मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि लड़कियां अभी भी एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और बैठ नहीं रही थीं। लड़कियों, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मैं पहले इतना उदास व्यवहार कर रही थी। मुझे तो बस इतनी आदत हो गई है कि हम ज्यादातर चीजें बिना किसी परेशानी के गिरा देते हैं। मुझे लगता है कि यह हार बस एक झटका थी, लेकिन यह मेरे लिए उदास होने का कोई बहाना नहीं है। तुम सबने कमाल किया। वो स्टार फायर कैनन तो कमाल की थी। टिली, तुम्हारा कनेक्शन और इना का बचाव बिल्कुल सही समय पर हुआ। सभी लड़कियां सहज दिख रही थीं। वे शायद इसी बारे में बात कर रही होंगी, इसलिए मैं उनके समूह में गई, हर एक से बात की और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम सब बैठ गए और मेज के बीच में रखी प्लेट से सैंडविच चुनने लगे। खाने के बाद मैं ड्यूक की ओर मुड़ी। हम किस प्रकार का प्रशिक्षण करेंगे? मैंने कुछ कुलीन घरों के कुछ राक्षसों को यहाँ लाकर रखा है और तुम उनके खिलाफ प्रशिक्षण लोगे। उसके बाद तुम 15वें तल पर जादूगरों के टॉवर की ओर जाओगे। अगर तुम सब पूरा टॉवर पार कर लेते हो तो तुम यहाँ रखे गए राक्षसों से लड़ने के लिए वापस आ सकोगे। ये सब आसान नहीं होगा। हम तुम्हें तुम्हारी सीमा तक धकेलेंगे। ये देखते हुए कि लवेंडर, विक्टोरिया और ट्रिनिटी ट्रेनिंग के लिए घर आ रही हैं, मैंने पापा को मना लिया है कि वे तुम्हें बाकी दिन की छुट्टी दे दें। टावर के लिए तैयार होने में तुम्हें 1 हफ्ते या उससे ज्यादा का समय लगेगा, इसलिए आज खूब मजे करो। उसके बाद दोनों चले गए और मैं और लड़कियां चुपचाप रह गए। फिर टिल्ली, इना और ट्रिनिटी भी शक की निगाहों से चली गईं, सिर्फ लवेंडर और विक्टोरिया ही रह गईं। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन वे पहले ही मेज के पास आ चुकी थीं। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे बाहों से पकड़कर मेरी सीट से उठाया और मुझे रास्ता दिखाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और अब मुझे पहले वाले समूह पर शक होने लगा था। जब मुझे एक बड़े से जकूजी टब वाले बाथरूम में खींचा गया और 3 तौलिए लटके हुए थे, तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा है, डेव? तुम सचमुच बहुत तनाव में लग रहे हो। इसलिए हम तुम्हें आराम करने और साफ होने में मदद करेंगे। विक्टोरिया पहले से ही अपने चमकदार कवच उतार रही थी, जैसा कि लवेंडर ने बताया। उसने भी अपनी बैंगनी पोशाक को अपने सुडौल शरीर से नीचे सरकाना शुरू कर दिया, जब तक कि दोनों के पास सिर्फ अंडरवियर ही नहीं रह गया। मैं एक पल के लिए तो झिझका, लेकिन फिर मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए और लड़कियों की तरफ पीठ करके पानी में उतर गया। हमेशा बहुत शर्मीले होते हो, मैंने उनमें से एक को ये कहते सुना जब वे मेरे पीछे हंस रहे थे। दोनों औरतें मेरे बगल में आ गईं, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था, यहाँ तक कि थोड़ा कांप भी रहा था। जब तक उन औरतों के शरीर मेरे शरीर से नहीं मिले तब तक मैं शांत नहीं हुआ। उस जुड़ाव ने मुझे उन अंतरंग पलों की याद दिला दी जो हम सभी ने साझा किए थे। अचानक मैं शांत हो गया और मैंने अपनी बाहें दोनों औरतों के गले में डाल दी और उन दोनों को अपने पास खींच लिया। वह बेहतर है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम आपको कितना आराम दे सकते हैं, और इस तरह जब हम चले जाएंगे तो आप हमें नहीं भूलेंगे। विक्टोरिया मेरे ऊपर आ गई और मुझसे चिपक गई, जिससे वह आनंद से कराहने लगी, जबकि लवेंडर की जीभ मेरी जीभ से उलझ गई। अध्याय 58। जल्दबाजी में बनाई गई योजनाएं। भाग्यो उस दालान में खड़ा था जहां इस घर के रईसों और कर्मचारियों की लाशें पड़ी थीं। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि ग्रिस्माल्ड की जंजीरें उनके शरीर को चीरती हुई सबको मार रही थीं। लेक्टर सावधानी से उसके पास गया। तो अब क्या होगा, बिफोर्ड? ग्रिस्माल्ड और उसकी जंजीरों की छाया गायब हो गई और फेट अपने साथियों की ओर मुड़ा। यहां तक कि इस वार्गमैन ने भी उसके आसपास झिझक दिखाए, लेकिन ये सब जल्द ही बदल जाएगा। फेट ने अपने साथी को एक दोस्ताना मुस्कान दी और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही फेट 5 नंबर वाले एक दरवाजे के पास पहुंचा। क्या तुम अपनी तुच्छ भावनाओं को त्यागने के लिए तैयार हो? मंगल, क्या तुम आ रहे हो? अरे सर, बिफोर टाजोकी, माज ने कहा, जैसे ही वह मुड़ा और उसका कागज जैसा पतला शरीर दिखाए देने लगा। तो फिर शुरू करते हैं।
मेरा नाम बिफोर्ड नहीं है। मैं भाग्य का देवता हूँ। मैंने तुम दोनों को मेरे साथ साझेदार देवता बनने के लिए चुना है। जब मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस खुलासे ने न तो उसकी पहचान पर कोई आश्चर्य जताया, बल्कि ग्रिस्माल्ड और इस कत्लेआम के बाद उन्हें इससे ज्यादा कुछ हैरान नहीं कर सकता था। या यही उन्होंने सोचा था, जब तक कि हॉल के 5 दरवाजे नहीं खुल गए और हर दरवाजे से काली धुंध नहीं निकलने लगी। आओ और मेरे भाइयों और मेरे साथ मिल जाओ और इस छोटी सी दुनिया को वापस ले लो और सब कुछ नष्ट कर दो। माज और लेक्टर दोनों ही दर्द से चीख पड़े जब 2 राक्षस उनके अंदर घुस आए। आखिरी घना कोहरा भाग्य पर भी आया और उसने उसे पी लिया। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था और उसने मुड़कर लेक्टर और माज की तरफ देखा, जो अब उठ खड़े हुए थे। आपको कैसा लगता है? शक्ति और अधिक। नहाने के बाद लड़कियां मुझे बेडरूम में घसीट ले गईं। दोनों ने मुझे जी भरकर थका दिया और हमारे जोश से भरे संभोग के बाद दोनों मेरी बाहों में लेट गईं। चादर के नीचे उनके नंगे बदन मेरे बदन से सटे हुए थे, मुझे गर्मी और कोमलता से घेरे हुए थे। अब तो तुम्हें हमारी याद आ गई होगी, विक्टोरिया बोली। उसने मेरे गाल पर चुंबन किया और फिर मेरे कान को चंचलता से काटा तथा अपने निप्पल को मेरी तरफ रगड़ा। मैं इसे सिर्फ उस सप्ताह से भी अधिक समय तक याद रखूंगी जब हम अलग थे। लवेंडर ने अपनी उंगली मेरी छाती और कंबल के नीचे फिराई। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा 8वां शरीर घूम रहा है। उसका हाथ और अंदर धंस गया और विक्टोरिया मेरी गर्दन पर काटने लगी। दरवाजा जोर से खुला और टिली और इना कमरे में घुस आईं। हम सब अपने अपने काम में लग गए और लड़कियों को घूरने लगे, जबकि वे भी हमें घूर रही थीं। आखिरकार इना सबसे पहले बाहर निकली। बड़ी मुसीबत है, तुम सबको अब कपड़े पहनने होंगे। क्या हुआ? लेकिन वे पहले ही कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर रही थीं। मैं उठकर बैठ गया और लवेंडर से विक्टोरिया की तरफ देखने लगा। दोनों ने कंधे उचका दिए, लेकिन हम सब उठे और अपने अपने कपड़े वापस पहन लिए। ऐसा करते हुए मैं उन लड़कियों को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे वे अपने खूबसूरत बदन पर कपड़े वापस खींच रही थीं। जल्द ही हमने कपड़े पहने और उस कमरे से बाहर निकल गए जहां टिली और इना इंतजार कर रही थीं। दोनों में से कोई भी मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं था और मुझे पता था कि मैं इसी लायक हूं, लेकिन शुरुआत में तो ये सब बहुत पेचीदा था और सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि इस पर बात करने का वक्त नहीं है। बाजार वाला वो आदमी, बिफोर्ड स्टाइल्स, क्या तुम्हें वो याद है? टिली ने सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए चलते हुए मुझसे पूछा। हाँ, क्या हुआ? उसने और उसके 2 अन्य साथियों ने एक पूरे कुलीन परिवार और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी। फिर वे राक्षसों को ले गए, इना ने बताया। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी एक नौकरानी ने बैठक कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर मिस ग्रेस, ड्यूक और 2 लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। डेव, इस दिलचस्प हेयरकट वाले आदमी का नाम रेजिनॉल्ड स्टाइल्स है और उसके बगल में खड़ी औरतें ओलिविया स्टाइल्स हैं। ये उस लड़के के माता पिता हैं जिस पर ग्रिस्माल्ड का साया है। उसने एक पूरे कुलीन घराने की हत्या की और राक्षसों को अपने साथ ले गया। अब बस समय की ही बात है, मिस ग्रेस ने दोनों की ओर इशारा करते हुए समझाया। रेजिनॉल्ड नाम का वह आदमी खड़ा हुआ और मेरी तरफ इशारा किया। उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक ऐसा घाव था जो बिल्कुल सपाट था, मानो किसी लंबे रेजर ब्लेड से वार किया गया हो। वह आदमी साफ तौर पर बहुत सी बातों पर गुस्से में था और जैसे ही वह मुझ पर चिल्लाया, उसके मुंह से लार टपकने लगी। हमारा बच्चा आपसे मिलने तक तो ठीक था, फिर आपने उस राक्षस को बाहर निकाल दिया और अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा बेटा मुझसे मिलने से पहले ही चला गया था, क्योंकि जब मैं उससे मिला तो मैं उसे पहले से जानता था। राक्षस से पहले भी कुछ था। तुम मुझे यह नहीं बता सकते कि तुम्हें फर्क नजर नहीं आया? मैंने चुनौती देते हुए खड़े होकर चिल्लाया। बस, ड्यूक के तालमेल ने हम दोनों को बैठने और चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। हमें इससे निपटना होगा, इससे पहले कि यह शहर को तहस नहस कर दे। हम में से ही किसी ने उसे वहां रखा है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, ग्रेस, अपने पति और उस गलत कैद के बारे में जिसके बारे में मुझे बताया ही नहीं गया। ओलिविया ने बैठे बैठे ही रेजिनॉल्ड के सिर पर जोरदार तमाचा मारा। वह लगभग उसके कंधों से गिर ही गई थी, लेकिन फिर भी वह दर्द से कराहती रही। ग्रेस, मैंने और 14 अन्य लोगों ने ग्रिस्माल्ड को पकड़ लिया था, लेकिन उसने हमें छोड़कर बाकी सभी को मार डाला। हमें अब कुछ करना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। उसने अभी अभी कोशा, स्वराज दानव को अवशोषित किया है। उसे कम से कम 5 और बड़े दानवों की आवश्यकता होगी, लेकिन अब वह दूसरों को भर्ती कर रहा है और उन्हें इन दानवों से संक्रमित कर रहा है।
हमारे सैनिक इन चीजों के खिलाफ कुछ भी नहीं है और हमारे पास बहुत कम उच्च स्तर बचे हैं, ड्यूक ने समझाया। हर कोई यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें आपसे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे आप सभी मारे जा सकते हैं या बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। मिस ग्रेस ने अन्य दो को बीच में ही रोक दिया। तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? लड़कियों, क्या तुम इस मामले में मेरे साथ हो? तकनीकी रूप से यह पूरी बात मेरी ही है। पफ्ड डेव, हम हमेशा आग और ज्वाला के बीच तुम्हारे साथ हैं। सच में? देखो, मैंने तुम सबको कहा था कि चिंता मत करो। डेव हमेशा जाने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, हम तुम्हें 20वीं मंजिल और उस तल पर स्थित तहखाने द एरिना में भेजने की योजना बना रहे हैं। तुम में से हर एक को अकेले लड़ना होगा और जीतकर टीम राउंड में आगे बढ़ना होगा। कुल 7 राउंड हैं। यह इतना मुश्किल नहीं लग रहा। क्या बात है? इना ने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। मरने के अलावा, रेजिनॉल्ड ने अपनी पत्नी से थोड़ी दूर सोफे पर सीधा बैठते हुए सांस ली। अगर तुम में से कोई पहला राउंड हार जाता है तो तुम सब हार जाओगे। उसके बाद दुश्मन बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम बच गए तो पहले राउंड से ही तुम्हें 10-12 लेवल आगे बढ़ना होगा। तुम में से हर एक का मुकाबला तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर किसी न किसी से होगा। यही तो बात है। हम सब चुपचाप बैठे थे और ज्यादातर चेहरों का रंग उड़ गया था। ये सब बहुत ही जबरदस्त था। हमें ट्रेनिंग और तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलना चाहिए था, न कि यूं ही मैदान में झोंक दिया जाना चाहिए था। धिक्कार है किस्मत पर। मैं खड़ा हुआ और लड़कियों की तरफ मुड़ा। हर कोई गहरी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए मैंने अपना गला साफ किया और वे सब उलझन भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं थोड़ा मुड़ा ताकि मिस ग्रेस और ड्यूक को भी देख सकूं। सबसे पहले, क्या हम एक ही समय पर लड़ेंगे? नहीं। दूसरा, क्या हम जादुई वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, तो हम 6 हैं। नहीं, माफ करना डेव। मुझे यहीं रुककर मदद करनी होगी, ट्रिनिटी ने धीरे से कहा। सच में? तो फिर चीजें बदल जाएंगी। मैं लड़कियों की तरफ मुड़ा और उनमें से हर एक को और उनकी उंगलियों को देखा। मैंने अपनी बड़ी काली अंगूठी के बीच में छुआ और लड़कियों के हाथों की चारों अंगूठियां चमक उठीं। हर एक में अपनी अपनी शक्तियां चमक रही थीं। लवेंडर के चारों ओर लाल रंग था, टिली की आभा भूरी थी, फिर इना के लिए नीली और विक्टोरिया के लिए पीली। उन सभी को एक साथ इसका मतलब समझ में आया और वे मुस्कुराने लगीं। ओह, यह क्या है? मिस ग्रेस ने मुझसे पूछा। ये उस बॉक्स में थे जिसमें ग्रिस्माल था, एलिमेंटल फोर्स बाइंडिंग रिंग्स। वाह, और तुम लड़कियों ने तो इन्हें अभी अभी पहना है। क्या तुम्हें पता है कि ये अंगूठियां ताकत के लेन देन के अलावा और क्या करती हैं? मिस ग्रेस ने चेहरे पर एक अजीब सी खुशी के भाव के साथ पूछा। कोई अनुमान नहीं। अब तुम चारों लड़कियां डेव से बंधी हुई हो और तुम्हें उसकी हर आज्ञा का पालन करना होगा, और अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें अत्यधिक खुशी की सजा मिलेगी। हे, मिस ग्रेस खिलखिलाकर हंसी। इना का चेहरा लाल हो गया और फिर मुझे वो मंजर याद आ गया जब उसने पहली बार अंगूठी पहनी थी और फिर मुझे मारा था। कनेक्शन के बाद इना दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मुझे लगा कि वो दर्द से कराह रही है और तड़प रही है। फिर जब मैंने उसे उठाया तो उसकी छाती फूलना बंद हो गई। आउच! इना ने मेरी पिंडली पर लात मारकर मुझे हकीकत में वापस ला दिया था और अब उसका चेहरा लगभग आग की तरह जल रहा था। मैंने अपने हाथ पर खांसी ली और ड्यूक की ओर मुड़ा। हम कब शुरू करेंगे? अध्याय 59, गड्ढा, आग, ड्रैगन। मैं अपने 4 सबसे करीबी दोस्तों के साथ विशाल स्टेडियम के सामने खड़ा था। हर कोई अपना सब कुछ देने को तैयार था। मैंने उनमें से हर एक की तरफ देखा और बदले में मुझे भी मुस्कुराहटें मिली। सब तैयार हैं? हाँ। हम सब आगे बढ़े और मुख्य द्वार से अंदर चले गए। अंदर एक लंबा हॉल था जिसमें पूर्व विजेताओं की मूर्तियां लगी थीं। जानवर, मानव, रोबोट और कीड़े मकोड़े भूतपूर्व योद्धा की जीवंत मूर्तियों के बीच जमे हुए खड़े थे। अजीब बात यह थी कि हम हॉल में अकेले थे। आपको क्या लगता है कि हम क्या लड़ेंगे? जब हम हॉल के अंत के करीब पहुंचे तो विक्टोरिया ने पूछा। लवेंडर ने बताया, वे हमसे कहीं अधिक मजबूत होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनका हम हर बार आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमारे पास अंगूठियां हैं। ये मुकाबले मुश्किल होंगे, लेकिन मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। मैंने उन्हें जोश से बताया। जब हम आखिर में पहुंचे तो मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और हम 6 मीटर के एक वर्गाकार कमरे में दाखिल हुए। आखिर में 2 दरवाजे थे और बीच में एक बूथ था। सलाखों के पीछे एक आदमी बैठा था, इसलिए हम सब धीरे धीरे आगे बढ़े। पहला लड़ाका कौन होगा? आदमी ने रोबोट जैसी आवाज में पूछा। हम सब एक कदम पीछे हटे और फिर एक जगह एकत्र हो गए।
पहले कौन जा रहा है? मुझे जाने दो ताकि मैं इसे दूर कर सकूं, इना ने झुंड से मुड़ते हुए घोषणा की। मैंने उसे गले लगाने या चूमने या कुछ और करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इना ने सिर्फ इतना कहा, मैं करूंगी, और वह चली गई। वह क्या सोच रही थी? इना ने कोई सामान नहीं लिया। इना स्टेडियम के रेत से ढके केंद्र में पहुंच गई, लेकिन वहां भीड़ में कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे जमीन पर एक नीला जादुई घेरा बनता दिखाई दिया। देखते ही देखते एक बड़ा सा एक आंख वाला आदमी उससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। साइक्लोप्स लगभग 3 मीटर लंबा था और उसके हाथ में एक विशाल नुकीला दस्ताना था। इना ने तुरंत मैदान को काले कोहरे से भर दिया और विशालकाय ने उसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। क्लब उस जगह से टकराया जहां वह थी, लेकिन इना धुंध में फिसल गई। डार्कनेस फॉल्स। अचानक साइक्लोप्स शून्य के एक काले गड्ढे में गिर गया और फिर वह बंद हो गया। जब तक इना काली धुंध से बाहर नहीं निकली तब तक सन्नाटा छाया रहा। उसकी एक उंगली के झटके से राउंड खत्म हो गया और उसने बिना कोशिश किए ही जीत हासिल कर ली। यह एक बेहद खतरनाक क्षमता थी क्योंकि इससे कोहरे में खड़े सभी लोग प्रभावित होते थे और पॉकेट आयाम में फंस जाते थे। वहां से इना की उंगलियों के एक झटके से कमरा गायब हो जाता था। उसके चारों ओर एक घेरा बन जाता था और वह लड़कियों के साथ कमरे में वापस आ जाती थी, जबकि डेव इधर उधर टहल रहा था। अचानक एक नीली चमक चमकी और मैंने ऊपर देखा तो इना मुझे शरारती मुस्कान दे रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इना ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा मत करो, तुम क्या सोच रहे थे? तुम मर सकते थे। जवाब में इना ने मुझे जोश से चूमा और मैं उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक मुझे उसके उभरे हुए निप्पलों का एहसास हुआ जो मेरे सीने से दब रहे थे। जैसे ही उसकी जीभ मेरी जीभ को पकड़ने लगी, लवेंडर ने अपना गला साफ किया। मैं उस भूख से मुक्त हो गया जो मुझे निगलने और दूसरी लड़कियों के सामने कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। आप इतने कम समय के लिए कैसे चले गए? यह एक रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि यह रहस्य रखने का समय है, विक्टोरिया ने झल्लाकर कहा। खैर, यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप में से कोई भी कर सके, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इना चिल्लाए। डेव, मुझे केप दे दो, लवेंडर ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा और उसने सुनहरे गुलाबी गुलाब का दस्ताने अपने हाथ पर खींच लिया। मैंने अपने स्टोरेज से केप निकाला और उसके कंधों पर डालने के लिए उसके पास गया। जैसे ही मैं उसे चूमने के लिए झुका, उसकी आग बुझ गई। हमारे होंठ आपस में मिले और फिर मैंने उसे एक गहरे और जोश भरे चुंबन में खींच लिया। मैंने उसके प्यारे नितंबों को लड़कियों से दूर कर दिया और लवेंडर मुस्कुराई जब उसने खुद को अलग किया। सुरक्षित रहो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। इना ने हमारे बारे में अभद्र टिप्पणी की, लेकिन मैं वहां गया और हाथ से उसका सिर काट दिया। यही तो तुम्हें करना चाहिए था, बेवकूफ। मैं अगली हूं, लवेंडर ने घोषणा की जब मैं इना के साथ बहस कर रही थी। अचानक लवेंडर एक भीड़ रहित और रेत से भरे अखाड़े में पहुंच गई। उसके आगे एक जादुई नीला गोला दिखाई दिया। तुरंत एक विशाल काला प्रेइंग मेंटिस उसके सामने मंडरा रहा था। बिना किसी चेतावनी के उसकी बाईं ओर की हरी धारीदार भुजा का ब्लेड उसकी ओर तेजी से नीचे की ओर आया। धकेलना। हमला पूरा होने से पहले ही लवेंडर ने उस जीव को पीछे धकेल दिया और वह भागने लगी। मेंटिस को कोई नुकसान नहीं हुआ था और वह वापस उठ खड़ा हुआ था। जादू के छल्ले उसकी बाहों में पहले से ही नाच रहे थे। डेव ने उस छल्ले को पूरी तरह ऊपर कर दिया था और लवेंडर को उस उत्साह का एहसास हुआ जब उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ डालकर एक अजीब सा दिखने वाला डंडा निकाला जो शायद उसके ठीक पीछे नहीं था। मेंटिस अब वापस उठ खड़ा हुआ था और लवेंडर की ओर दौड़ रहा था, लेकिन वह अब तैयार थी। उसने दौड़ते हुए जीव की ओर अपनी छड़ी तान दी और उस छड़ी में अग्नि बोल्ट मंत्र डालना शुरू कर दिया। धातु का सफेद छड़ी दिखने में साधारण थी, जिसके ऊपर सिर्फ एक क्रिस्टल था, लेकिन जादू से भरपूर थी। वह आग से ऐसे जल रही थी जैसे उसने कोई मशाल पकड़ी हो। लवेंडर ने जादू छोड़ा और 3-2 मीटर ऊंचे लाल जादुई घेरे बन गए। वे सभी धीरे धीरे घूमने लगे और सिकुड़ने लगे, लेकिन मेंटिस अब 10 मीटर दूर नहीं था। अचानक वे रुक गए और 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो गए और एक विशाल आग का गोला बन गया। मेंटिस रुक जाता है और भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचता। लवेंडर आग का गोला छोड़ती है जो उस विशाल कीड़े की ओर लुढ़कता है और उसे भस्म कर देता है। उसकी बाह से बाकी मंत्र चक्र गायब हो गए थे। उसे एक मंत्र के लिए छड़ी ने उसका सारा मन ले लिया। लवेंडर को बेहोशी महसूस होने लगी थी क्योंकि नीली रोशनी ने उसे घेर लिया था।
मैं निकास द्वार के पास रुका रहा और 10 मिनट बाद जमीन चमक उठी। मैं पीछे हटा लेकिन फिर तेजी से आगे बढ़ा ताकि लवेंडर और एक अजीब सी सफेद छड़ी को पकड़ सकूं। जैसे ही मैंने लवेंडर को उठाया, उसने मेरी तरफ देखा, उसकी कोमलता और उसकी प्यारी सी मुस्कान को महसूस किया। ये किया, लेकिन फिर वह बेहोश हो गई। हमने इस बार पहले ही उसका लबादा उतार दिया और अंगूठी की सेटिंग बदल दी, लेकिन विक्टोरिया, जिसने आगे जाने की पेशकश की थी, लबादा नहीं चाहती थी। मैं ठीक हो जाऊंगा। जब से मुझे गोल्डन मार्क मिला है, मेरी कक्षा में कुछ बदलाव आया है और मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं इससे केप खराब न हो जाए। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सावधान रहें। विक्टोरिया मुझे चूमने आई, लेकिन पिछले दिन वाली बात पर कुछ गंदी बातें फुसफुसाते हुए मेरी गर्दन पर काट लिया, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन और गर्मी दौड़ गई। उसने मुझे चूमा और फिर मेरे होंठ काट लिए, फिर जाने के लिए मुड़ी। ठीक, चलो चलते हैं। विक्टोरिया रेत पर थी और नीला घेरा पहले से ही अपने दुश्मन को बुला रहा था। देखते ही देखते एक विशालकाय पौधा दिखाई दिया जिसका मुंह उस तरह जैसे तीखे दांतों से भरा था। उसके लंबे तंतुओं पर गुलाबी फूल थे और वह 5 मीटर से भी ऊंचा था। वह जीव विक्टोरिया पर दहाड़ा, लेकिन वह हंसने लगी। जैसे जैसे हंसती हुई लड़की बढ़ी और लंबी होती गई, वह जीव एकदम शांत हो गया। विक्टोरिया की गर्दन खींच गई और उसके पंख और पूंछ उगाए। ग्रेशाहा के शल्कों से बना उसका परावर्तक कवच अब विक्टोरिया के शरीर पर छा गया। विक्टोरिया एक चमकदार चांदी के अजगर में बदल गई और विरोध में दहाड़ने लगी। पौधे के राक्षस ने उसे घेरने और बांधने के लिए अपने तंतु छोड़े, लेकिन उसने उन्हें काटने के लिए अपने उस तरह के पंजों का इस्तेमाल किया। लवेंडर ने उसके फेफड़ों में आग भर दी और पौधे में आग उगल दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पानी के जादू से आग बुझाए और जवाबी हमला किया। इस बार वह बेल से घिरी हुई थी और उसके रूपांतरित शरीर के हर हिस्से को निचोड़ रही थी। पौधा उसे भूख से अपनी ओर खींचने लगा और उसे जिंदा निगलने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। बेलों ने उसका मुंह ढक रखा था ताकि वह आग न उगल सके, इसलिए उसने शक्तिशाली वायु जादू का इस्तेमाल करके हवा के ब्लेड बनाकर बेलों को काट डाला। राक्षस से अलग होकर विक्टोरिया पीछे हटी और अग्नि और वायु जादू का मिश्रण किया। पादप जानवर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने तड़पते हुए पादप जानवर पर आग की एक नीली धारा छोड़ दी। जैसे ही वह प्राणी गिरा, विक्टोरिया पीछे हट गई और नीले घेरे ने उसे घेर लिया। अध्याय 60। ऊपर से आगंतुक। विक्टोरिया नीली रोशनी के घेरे में दिखाई दी और गिरने से पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया। एक और जीत, लेकिन एक और जीत जिसमें उनके पास मौजूद लगभग सारा माना इस्तेमाल हो गया, क्योंकि हम सब लेवल अप करने का मौका लेंगे और हम बिल्कुल सही जगह पर होंगे। मैं विक्टोरिया को ले आया और उसे इना और लवेंडर के बीच लिटा दिया, जो दोनों बैठी हुई थीं। मैं मुस्कुराती हुई किट्टी की ओर मुड़ी, जिसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह सिर्फ अपना हथौड़ा ही इस्तेमाल करेगी। मैंने उसका अवतार देख लिया था और उसके कौशल और क्लास अपग्रेड से बेहद प्रभावित हुई थी। मैंने अपनी बांह उसकी कमर में डाली और उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ा, और फिर हमने एक अंतरंग चुंबन लिया जिसके लिए इना ने कुछ भद्दी गालियां दी। जब मैं रिंग की सेटिंग बदल रही थी, तब टिली मुड़ गई और आगे बढ़ गई। मैं तैयार हूं। टिली रेत में दिखाई दी और खाली मैदान में इधर उधर झांकने लगी। ये लड़ाई उसके लिए अपनी नई अजीबोगरीब क्षमता को आजमाने का पहला मौका था। टिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चारों ओर आंखें खोलीं। दृश्य इतना भयावह था मानो उसने ड्यूक की हवेली में अपने कमरे में पहली बार अकेले इसे आजमाया हो। अचानक टिली को एक आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि एक तीर उसकी ओर उड़ रहा है। वह लापरवाही से एक तरफ हट गई और तीर धीरे धीरे उड़ गया। वो आंखें थीं। टिली की प्रतिक्रिया की गति अब 10 गुना बढ़ गई थी। दुश्मन एक 4 भुजाओं वाला आदमी था जिसके पास 2 धनुष थे। जब उनकी नजरें मिली तो तीरंदाज ने तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन टिली ने शांति से अपना हथौड़ा तेज गति से घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही टिली आगे की ओर दौड़ने लगी, तीर टहनियों की तरह बिखर गए। तीरंदाज ने अपने धनुष फेंक दिए और अपनी पीठ से 4 धारें खींच लीं, लेकिन टिली तो इसी का इंतजार कर रही थी। टिली ने अपना हथौड़ा रोका और फिर उसे तीरंदाज से 4 मीटर दूर जमीन पर पटक दिया। अंगूठी की मदद से कील आगे बढ़ी और उस आदमी को छेद दिया। जैसे ही शरीर पिघल गया, बस एक लाल कोर ही बचा। वह चीज हिलने लगी और फिर हथौड़े का सिर बिल्ली के सिर में बदल गया। अचानक हिलता हुआ गोला बिल्ली के मुंह में चला गया और उसने उसे चबा लिया। सिर फिर से हथौड़े के सिर में बदल गया, लेकिन इस बार उसके पिछले हिस्से पर जहां कील लगी थी, अब एक जेट बूस्टर लगा हुआ था।
नीली रोशनी ने टिल्ली को घेर लिया और फिर वह गायब हो गई। हो, ये कैसी टीम है? शायद मैं इस आखिरी वाली के साथ कुछ मजा कर पाऊंगा। यह आवाज एक गहरे रंग का हुड वाला लबादा पहने आदमी की थी जो अखाड़े में उतरा। वह अगले प्रतिद्वंद्वी की जगह बैठ गया और आखिरी दावेदार का इंतजार करने लगा। यदि मैं बॉस को जल्दी नहीं मारूंगा तो उसे बहुत गुस्सा नहीं आना चाहिए, चौथे स्तर के दानव तलवारबाज बॉस केंटो ने मजाक में कहा। मैं टिली का इंतजार कर रहा था और वो एक बदला हुआ हथौड़ा लिए हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए प्रकट हुई, लेकिन फिर मैं स्तब्ध रह गया। टिली की भी साशा जैसी 6 आंखें थीं और मेरे स्तब्ध चेहरे ने उसे भी इसका एहसास करा दिया होगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वे आंखें धुंधली हो गईं। टिली शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और कसकर गले लगा लिया और चूम लिया। मुझे लगता है ये आंखें तुम पर बहुत अच्छी लग रही हैं, मैंने उसके कान में फुसफुसाया, फिर उसे एक और चुंबन दिया और होठों को हल्के से काट लिया। बाकी लड़कियां मेरे चारों ओर जमा हो गईं और मेरी जान निकालने लगीं। जब उन सब ने मुझे जाने दिया तब जाकर मुझे सांस लेने में मदद मिली, इसलिए मैं जाने के लिए मुड़ी। मैं आखिरी हूँ, चलो चलें। मैं रेत से ढके एक मैदान पर पहुंचा, लेकिन मेरे सामने एक हुड वाला चोगा पहने बैठा था। वह आदमी खड़ा हुआ और उसने अपना हुड पीछे खींच लिया। अंदर एक बिना आंखों वाला काला चेहरा था जो काले उकेरे हुए निशानों से ढका हुआ था। तो तुम्हारे साथ कुछ मजबूत लड़कियां हैं। काफी दिलचस्प। मैं मान लूंगा कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो, है ना? सही अनुमान है, लेकिन हम सभी एक ही स्तर के हैं। हम देखते हैं ये कितना सच है। मेरा नाम केंटो है और मैं चौथी मंजिल से आपके लिए यहाँ तक एक विशेष यात्रा लेकर आया हूँ। चौथी मंजिल? तो क्या ये आदमी मेरे लेवल से कहीं ऊपर नहीं है? बिल्कुल, बहुत ऊपर। क्या हो रहा था? तुम उलझन में लग रहे हो। मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अभी। आहा, इसके साथ ही काली लपटों से घिरा एक काला ब्लेड उसके हाथ में आ गिरा और वह मेरी ओर झपटा। मैंने पहले ही अपना लाइट ब्लेड निकाल लिया था और सोल ब्रिंगर और एवेंजर को सक्रिय कर दिया था। सुनहरी लपटें काली लपटों से टकराईं और हम पर हमलों का एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। उसकी बेपरवाह निगाहें मुझे परेशान करने लगीं, इसलिए मैंने 3 उंगलियों से टिली की पत्थर की विशाल तलवार को अपने दूसरे हाथ में दिखाया और फिर नीचे पटक दिया। राक्षस पीछे हट गया, लेकिन उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। मैं उस पर झपटा, बड़े बड़े ब्लेड लहराते हुए, लेकिन वह गायब हो गया और फिर मेरे बगल में प्रकट हुआ। मैं उसकी तलवार को बमुश्किल चकमा दे पाया था, लेकिन एक लात ने मुझे उड़ा दिया। मेरे हाथ नीचे गिर गए और मैं हवा में उछल गया। जैसी कि उम्मीद थी, राक्षस ने हमला किया, ये सोचकर कि मैं बड़ी तलवार चलाने में धीमा रहूंगा, लेकिन यही उसकी पहली गलती थी। जब उसने सोल एवेंजर को एक तरफ धकेला तो पत्थर का ब्लेड उसके बाजू में जा लगा, जिससे वह लुढ़ककर स्टैंड में जा गिरा। जब राक्षस वापस खड़ा हुआ तो वह काली लपटों से ढका हुआ था। आप क्या देव? क्या मैं देव हूं? मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षस चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, हम दोनों वहीं जम गए। बस, तुम्हें जल्द ही इससे लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं इसे चुनौती देने वाले की जीत मानता हूं। आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही और फिर वो राक्षस गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक नीला जादुई घेरा रह गया, जो जल्दी ही गायब हो गया। ये अजीब था। इससे पहले कि मैं इसके बारे में और कुछ सोच पाता, उसी घेरे ने मुझे घेर लिया और मैं गायब हो गया। जब मैं दोबारा वहां पहुंचा तो मैंने आंखें मली। लड़कियों के शरीर परिपक्व हो चुके थे और ओह क्या नजारा था, आंखों को सुकून देने वाला। अचानक मुझे उनके सिर के ऊपर नाम दिखाई दिए। टिली को अब बैटल कैट क्विकस्मिथ का नाम दिया गया था और उसकी पूंछ और छाती की लंबाई और आकार बढ़ गया था, जो उसकी नई हरी बैटल मेड पोशाक के तामझाम से दब रहा था। उसे बयां करने का यही सही तरीका था। मेरा मन कर रहा था कि उसे कहीं और ले जाऊं या यूं ही उसे घूरता रहूं, लेकिन मेरी नजरें इधर उधर भटकना चाहती थीं। उसके बगल में इना थी, जिसकी उभरी हुई छाती उसकी काली नस की पोशाक को और भी ज्यादा खींच रही थी। स्कर्ट से उसके नितंबों का प्यारा सा कट साफ दिख रहा था, और जब उसने मुझे उसे देखते हुए देखा तो इना ने मुझे आंख मारी। उसका टाइटल था स्पेशल नज नाइट और मैं इस अजीबोगरीब नाम से दंग रह गया और मैं इसे मुकाबले में देखने के लिए उत्साहित था। अगली बारी विक्टोरिया की थी और उसकी अब भी मामूली छाती और उसका चांदी का कवच। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, बस उसकी उपाधि ग्रेशा का ड्रैगन नाइट लिखी थी। जब हमारी नजरें मिली तो विक मुझे देखकर मुस्कुराए और मैं कसम खाता हूं कि मुझे उनमें एक ड्रैगन का इतना गहरा अक्स दिखाई दिया कि मैं पलटकर देखने को मजबूर हो गया।
आखिरी थी लवेंडर, उसकी छाती वाकई में काफी बड़ी थी और उसकी गुलाबी पोशाक अब और भी ज्यादा रोब जैसी हो गई थी। उसे जो उपाधि मिली थी वह थी कैस्कैनन मैज। वाह, वह क्या होना चाहिए था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, लड़कियां मुझसे लेवल अप करने के बारे में पूछने लगीं। मैंने अपना डिस्प्ले चेक किया, दोस्ती के अपडेट्स को छोड़ दिया और 7 लेवल स्वीकार कर लिए जो सफेद बीकन की तरह चमक रहे थे। जब लाइट हटी तो मेरे हाथ बड़े हो गए और मैंने उन सभी खामोश लड़कियों की तरफ देखा। वे सब मुंह खोले मुझे घूर रही थीं। क्या गलत? मम्मम, कुछ नहीं। चारों मुझ पर हंसते हुए मुंह फेर कर चले गए। इसमें इतना मजाकिया क्या था?